हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आ गए हैं एक और नए माइंड मैप सेशन के अंदर। तो बेटा, जैसे अपनी मैग्नेटिज्म की यूनिट स्टार्ट है, उसके अपन ने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं और ये आपका तीसरा लेक्चर होने वाला है। दैट इज योर ईएमआई, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक अच्छा चैप्टर है न्यूमेरिकली भी, और कंसेप्ट्स भी इसमें होते हैं और कुछ कुछ एप्लीकेशन बेस्ड भी इसके सवाल आ जाते हैं। इसलिए अपन इसे अच्छे से स्टडी करने वाले हैं इस माइंड मैप में। आई होप आप लोगों ने पिछले के माइंड मैप्स देखे होंगे। अपन ने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए थे मैग्नेटिज्म यूनिट के, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला अपन ने चैप्टर कवर कर लिया था। ये 2 चैप्टर्स अपन ने कवर कर लिए थे। अभी जो आएगा दैट इज उनसे ज्यादा कंसेप्चुअल होगा, लेकिन फॉर्मूला कम यहाँ पे होंगे। लिमिटेड ही फॉर्मूला के साथ आपको खेलना होगा, ठीक है सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपन देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आपका क्लोज्ड इंटीग्रेशन, तो एक मिनट, ये आपका क्लोज्ड इंटीग्रेशन यहां पे नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो गॉस लॉ में अपन ने देखा था मैग्नेटिज्म एंड मैटर में कि या आपको बस एरिया के वाइज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बस यहाँ पे लेनी है। अगर क्लोज्ड आपने ले लिया लूप में तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए क्लोज्ड का साइन मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। सर, हमने गॉस लॉ के बारे में बात की थी, तो गॉस लॉ में क्या था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब एक किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, वहां पे क्या था, क्लोज्ड एरियल इंटीग्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 0। इसलिए मैंने यहां से एरिया हटा दिया, क्योंकि अपन एक क्लोज्ड सरफेस यहाँ पे नहीं ले रहे, अपन पूरा एक सरफेस नहीं ले रहे क्लोज्ड, यहाँ पे बस अपन एक एरिया की क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, दैट इज कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस। यहाँ पे आप सिंपली समझ सकते हो कि फील्ड लाइंस आपके एरिया से कट करके जा रहा है। तो ये आपकी डेफिनेशन होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, दैट इज कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम अ एरिया क्रॉस सेक्शन। उससे अपन कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स उस एरिया से पास कर रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, वैसी उसकी डेफिनेशन होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइंस जितने एरिया को पेनिट्रेट करके जाएंगे वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स था। वैसे ही आपके पास ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, दैट इज द फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट आर पेनिट्रेटिंग थ्रू अ सरफेस, ठीक है सर। ओके, बात क्लियर हो गई। फॉर्मूला भी उसका कुछ वैसे ही आपके पास देखने को मिलेगा, फॉर्मूला भी उसका वैसे ही सिमिलर होता है, दैट इज फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगी तो अपने पास इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो आप इंटीग्रेशन के बाहर भी लगा सकते हो, दैट इज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इफ बी इज कांस्टेंट। आप क्या कर सकते हो, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए आप सिंपली कर सकते हो। सर, वहां पे भी डॉट प्रोडक्ट आया था, वहां पे भी अपन ने फ्लक्स को ई डॉट ए से निकाला था, दैट वाज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसलिए अपन बी डॉट ए कर रहे हैं। ये आपके पास क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। फाई बी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो सके हो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फ्लक्स में। फाई बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यस सर। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा बी की, तो बी में आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ए क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर की आपको डायरेक्शन मालूम है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो यहाँ पे सिंपली आप डायग्राम देख सकते हो कि बी आपकी इस तरफ है और इस कुछ प्लेन में आपका एक कॉइल प्रेजेंट है और उसकी एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर पॉइंट करेगी। तो जो एरिया वेक्टर और बी के बीच का जो एंगल है उसे अपन थीटा कहेंगे। तो ये अगर आपकी बी जो है आपकी कांस्टेंट है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी डॉट ए बन जाएगा। डॉट प्रोडक्ट को अगर ओपन करोगे तो बी ए कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्लक्स क्या इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड योर एरिया वेक्टर, ठीक है। एज यू नो दैट एरिया को अपन एरिया वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं और उसका डायरेक्शन आपके सरफेस के बाहरी तरफ होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर वो होता है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गई बात, यस सर, ये बात सबको समझ में आई। ये जो है आपके पास बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी था,
यस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपके पास कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। सर इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट आप वेबर में डिफाइन कर सकते हो। वेबर को आप क्या लिख सकते हो, टेस्ला मीटर स्क्वायर आप उसे लिख सकते हो। 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल्स। ये आपका कन्वर्जन आपका कहाँ यूज हो सकता है, क्योंकि जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो मैक्सवेल होती है। जैसे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है वो टेस्ला होती है और उसकी सीजीएस यूनिट वो गॉस होती है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही आपके पास 1 वेबर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल आपको देखने को मिलती है। तो ये छोटा मोटा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो सीजीएस यूनिट है, दैट इज सीजीएस यूनिट ऑफ फ्लक्स कौन सी होती है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज योर मैक्सवेल। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। सिमिलर एनालॉजी है इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ, लेकिन बस यहाँ पे गॉस लॉ के साथ कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे अपन एक क्लोज्ड बी डॉट डी का इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ, यहाँ पे अपन ने सिंपली ऐसा, इसलिए मैंने क्लोज पहले लिखा हुआ था, तो क्लोज वो गलत हो जाएगा, क्योंकि तो वहां पे तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए आपका जीरो वहां पे आ जाएगा अगर मैंने क्लोज लिखा तो। इसलिए आप सिंपली ये फॉलो कर सकते हो। ठीक है सर, ओके। तो यहाँ पे बस एक बार देख लो कि सर इसके सवाल किस किस प्रकार के बन सकते हैं। तो पहले आपको बी की वेक्टर इक्वेशन दी जा सकती है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के फॉर्म में आपको दी जा सकती है। आपको एरिया की भी इक्वेशन दी जा सकती है कि 2 आई कैप में है, 3 जे कैप में है, 4 के कैप में, ऐसी आपको इक्वेशंस दी जा सकती है। तो आपको सर अगर आपसे पूछेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा सर, सिंपली आपके पास डॉट प्रोडक्ट में आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई आई वाले एक साथ होते हैं और जे जे वाले एक साथ होते हैं, के वाले एक साथ होते हैं, और उसका अपन ये देखते हैं। सपोज अगर देखो ये मैंने लिखा हुआ है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और एरिया वेक्टर आपके पास ये है। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो आई आई वाले टर्म्स एक साथ होंगे, दैट इज ए एक्स इंटू बी एक्स, या फिर बी एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो, प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। अगर साइंस होगी तो आपको प्रॉपर साइन के साथ मल्टीप्लीकेशन करना होता है। बस ये याद रखना, आई वाले टर्म्स एक साथ होते हैं, जे वाले टर्म्स एक साथ होते हैं और के वाले टर्म्स एक साथ होते हैं। ठीक है सर, ओके। तो ये समझ में आ गया ऐसा सवाल को कैसे टैकल करेंगे। सिंपल सर डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। अगर बी में वेक्टर दिया हुआ है, ए का वेक्टर दिया हुआ है, तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट में ये करेंगे। सर क्या इससे सवाल आ सकते हैं? यस, इससे सवाल आते हैं कि अगर आपका एरिया वेक्टर 4j कैप में है और आपका बी कुछ इस डायरेक्शन में दिया होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर बी जो है वो अगर जे कैप के डायरेक्शन में ही हुआ तो वही अपने को इफेक्टिवली लेना पड़ेगा, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें अपन जो सेम आपके पास एक्सिस पे जो होते हैं वही आपके पास मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर आप देखोगे कि आई के साथ जे अगर तुम करोगे तो वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स का आप करते हो तो वो जीरो आता है। ठीक है सर, ओके। ये देख ली भाई साहब बात, वेबर के बारे में सब कुछ समझ लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है उसके बारे में समझ लिया, फॉर्मूला उसका देख लिया। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए करेंगे, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो बी डॉट ए करेंगे, और उसके साथ बी ए कॉस थीटा आप यूज कर सकते हो। उसके बाद ऐसे सवालों को कैसे टैकल करेंगे वो अपन ने देख लिया। यस सर, उसके बाद क्या होता है सर, अगर मैं आपसे इस फॉर्मूला में पूछूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को आप कैसे चेंज कर सकते हो, हाउ मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज कर सकते हो, बाय वेयरिंग ईदर आप बी को चेंज कर सकते हो, एरिया को चेंज कर सकते हो, या फिर एंगल को चेंज कर सकते हो। दोनों को भी एक साथ चेंज कर सकते हो, या फिर दो को कांस्टेंट रख के एक को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एरिया और थीटा कांस्टेंट है तो मैं बी को टाइम वेयरिंग कर रहा हूं, या फिर एरिया को मैं छोटा श्रिंक कर रहा हूं, छोटा बड़ा कर रहा हूं, और बी और थीटा मेरे पास कांस्टेंट है, या फिर बी और ए कांस्टेंट है और मैं बस रोटेट कर रहा हूं तो मेरा थीटा वो चेंज हो रहा है, तो इसके वजह से मैं फ्लक्स को चेंज कर सकता हूं। सर ये कैसे आपको पता चला? इस फॉर्मूला से पता चला, बी ए कॉस थीटा से बी को चेंज करूंगा फ्लक्स चेंज होगा, ए को चेंज करूंगा फ्लक्स चेंज होगा, कॉस थीटा मतलब थीटा को चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज होगा। राइट, सबको समझ में आ गई बात? यस सर, बात सबको समझ में आई। अगर उसके बाद मैं एक बात करता हूं सर, इस फ्लक्स को चेंज होने के कारण क्या होगा, इस फ्लक्स को चेंज होने के कारण क्या होगा, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एक रीजन में वेरी कर रही है और तुमने किसी लूप वगैरह को फेंक दिया, किसी लूप वगैरह को उसमें फेंक दिया, तो लूप में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। तो लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण वहां पे अगर वो कंडक्टिंग है तो वहां पे करंट देखने को मिला। सर ये एक्सपेरिमेंट से देखने को मिला, फैराडेज ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अगर बी यहां पे प्रेजेंट है, अगर मैंने एक लूप फेंका तो वहां पे उसकी मोशन की वजह से कुछ
मैग्नेटिक फील्ड वहां पे चेंज होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड वहां पे चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पे उसमें करंट इंड्यूस देखने को मिला क्योंकि वो कंडक्टिंग कॉइल थी। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो फ्लक्स चेंज की वजह से उसमें करंट आ गया, फ्लक्स चेंज की वजह से उसमें करंट आ गया अगर वो कंडक्टिंग है तो यहां पे क्या ऑब्जर्व किया, इट वाज ऑब्जर्व दैट इन अ कंडक्टिंग लूप, अगर एक कंडक्टिंग लूप है, अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स में कंडक्टिंग लूप को पास किया जाता है तो उसमें करंट देखने को मिलता है, उस कंडक्टिंग लूप में करंट देखने को मिलता है। तो आपको डाउट आया होगा कि सर हाउ करंट इज सी, करंट आपको कैसे मिला, करंट आपको कैसे मिला, तो उसके ऊपर एक लॉ होता है कि भाई ऐसा उन्होंने लॉ दिया था, किन्होंने दिया था, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब इंड्यूस करना कुछ चीजों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जो ईएमएफ होती है वो इंड्यूस्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपन ईएमएफ को कहते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसे कहा जाता है। ठीक है सर, ओके, तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अपन इसे कहते हैं या फिर फैराडेज लॉ अपन इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके फैराडेज, आपके पास साइंटिस्ट आ गए, वो इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। यस, केमिस्ट्री वाले फैराडेज भी यही है, उन्होंने केमिस्ट्री में भी वो जो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं दैट इज फैराडेज के दो इक्वेशन, वो भी इनके ही है, और ये फिजिक्स में भी उन्होंने ये सारा काम कर रखा हुआ है। यस सर, तो यहां पे क्या है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू अ लूप, क्या उन्होंने बताने की कोशिश की, मतलब कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स एक लूप के कारण चेंज हो रहा है तो उसमें पहले ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब कौन सा भी लूप हो, कंडक्टिंग लूप हो, नॉन कंडक्टिंग लूप हो, कैसा भी लूप हो, कैसा भी हाफ ब्रोकन लूप हो, इनकम्प्लीट लूप हो, अगर उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या है, पहले उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, सीधा करंट नहीं आ जाएगा, पहले उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, वैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, इफ द लूप इज कंडक्टिंग, उसके बाद हमें देखने को मिला अगर वो लूप कंडक्टिंग होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता है। यस सर, तो उसके ऊपर करंट फ्लो कर जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो पहले ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, अगर उसे पता चला कि ये कंडक्टिंग लूप है तो करंट बहेगा। सर अगर नॉन कंडक्टिंग होगा तो ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा लेकिन करंट नहीं बहेगा। यस सर, तो इफ द लूप इज कंडक्टिंग द करंट आल्सो फ्लोज थ्रू द लूप। यस सर, करंट कैसे बहेगा, डायरेक्शन क्या है वो अपन आगे देख रहे होंगे। यस सर, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब रेट मतलब टाइम पे, रेट मतलब टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड। अगर फ्लक्स जो है आपकी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है तो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड वो आपके पास ज्यादा होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड आपके पास ज्यादा होगा, करंट की मात्रा फिर वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके सर, यस, तो यहां पे क्या मैं कहता हूं, E is directly proportional to d phi by dt। d phi by dt क्या होता है सर, अपन ने रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देख लिया। सर मैग्नेटिक फ्लक्स को आप कैसे चेंज कर सकते हो, B को चेंज कर सकता हूं तो चेंज होगा, A को चेंज कर सकता हूं, बाकी दो को कांस्टेंट रख सकता हूं तो चेंज होगा, थीटा को चेंज कर दूंगा, बाकी दो को कांस्टेंट रख दिया तो चेंज हो सकता है। तो ऐसे ऐसे प्रकार के यहाँ पे सवाल बनने के चांसेस है। तो E यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मैंने लगाया, E is equals to K d phi by dt, तो k इसकी वैल्यू अपने को क्या देखने को मिली, -1 देखने को मिली। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या होती है, EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू -d phi by dt। ये माइनस साइन क्या कहता है, ये माइनस साइन डायरेक्शन के बारे में होता है, जो लेंस लॉ में पता चला कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी। ठीक है सर, तो ये आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना होगा कि E is equals to -d phi by dt, और आपको जरा ऑप्शंस में देखना पड़ेगा कि उसने आंसर जो है वो माइनस साइन के साथ दिया हुआ है क्या, बस उसे मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड के केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड आप सिंपली d phi by dt भी कह सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शंस में नेगेटिव पॉजिटिव का लोचा होगा तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ईएमएफ इज इक्वल्स टू -d phi by dt। तो आपको सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं, सर फ्लक्स को आपको किसी टाइम वेरिंग के साथ उसकी इक्वेशन लिख दी फ्लक्स की, तो तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसे डिफरेंशिएट करोगे एट अ पर्टिकुलर टाइम टी पे, तुम उसका ईएमएफ निकाल सकते हो। यस, तो पहले डिफरेंशिएशन वाले सवाल यहां से बन सकते हैं। यस, तो ये आपको लॉ इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होगी एक लूप के कारण तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ देखने को मिलेगा। अगर वो लूप कंडक्टिंग है तो उसमें करंट फ्लो करेगा। यस, उन्होंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड, दैट इज E is equals to -d phi by dt। अगर यहाँ पे n टर्म्स होते तो E is equals to -d
माइनस एन आता पहले नंबर ऑफ टर्म्स से, क्योंकि फ्लक्स में भी नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, तो एन यहां पे आता जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है माइनस एन डी फाई बाई डी टी आपको लिखना होता, दैट इज एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ओके सर, देख लो अपन ने यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक कवर कर लिया है अच्छे से। ओके ओके सर, हाँ, तो आपकी ईएमएफ जो आपके पास हो सकती है वो दो प्रकार की हो सकती है, दैट इज एवरेज और इंस्टेंटेनियस। जैसे आप केमिस्ट्री में भी देखते हो कि रेट आपके पास दो प्रकार का हो सकता है, एवरेज रेट हो सकता है या फिर इंस्टेंटेनियस रेट हो सकता है। एवरेज का मतलब क्या, इन द पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, मतलब डेल्टा का टर्म एक बड़ा चेंज का टर्म आता है, वेरस जब भी आप इंस्टेंटेनियस की बात करते हो तो आपको छोटा चेंज लेके चलना पड़ता है, मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है सर, तो एवरेज की अगर मैं बात करूंगा तो इन टाइम टी, यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा इन का शब्द, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम टी पे आपको शब्द देखने को मिलेगा, तो इन टाइम टी अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ई एवरेज आपके पास क्या होगा, माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। डेल्टा आपके पास क्या होगा, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू, डेल्टा फाई यहाँ पे लिख देता हूं, डेल्टा फाई आपके पास क्या होगा, फ्लक्स इनिशियल, फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल। ठीक है, डेल्टा फाई का मतलब आपके पास क्या होगा, फ्लक्स जो आपके पास फाइनल है माइनस फ्लक्स इनिशियल बटा टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, या फिर जो आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस की साइन आती है, याद रखोगे। यस सर, ठीक है, ओके सर। यहाँ पे देखोगे अगर इंस्टेंटेनियस की अगर मैं बात करता हूं, एवरेज समझ में आया, इन टाइम टी लिखा हुआ है, मतलब टाइम इंटरवल की बारे में बात कर रहे हैं, तो एवरेज आपको यूज करके चलना पड़ेगा। ओके सर जी, अगर मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस की, इंस्टेंटेनियस आपके पास क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी। सर ये तो वही वाली फैराडेज इक्वेशन हो गई। यस, इंस्टेंटेनियस के लिए आप एक पर्टिकुलर टाइम टी पे आपको निकालना है, दैट विल बी माइनस डी फाई बाई डी टी का आप यहाँ पे टर्म यूज करते हो। यस सर, माइनस डी फाई बाई डी टी का आप यहाँ पे टर्म यूज करते हो, दिस इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ओके, अगर करंट एवरेज वो पूछते तो ई एवरेज बाय आर, दैट इज अगर अपन ने ओम्स लॉ में देखा हुआ है कि V इज इक्वल्स टू IR, तो वैसे ही आपको यहाँ पे इक्वेशन लगानी है, I इज इक्वल्स टू V बाय R। तो यहाँ पे V क्या होगा, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ बटा रेजिस्टेंस उस कॉइल का। तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे R दिया हुआ है मैंने, इट इज द रेजिस्टेंस, वो आपको याद रखना है। तो एवरेज अगर आपको करंट फ्लोइंग थ्रू दिस टाइम इंटरवल निकालना है, तो पहले आपको एवरेज ईएमएफ आप निकाल सकते हो बटा आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर सकते हो। सर अगर इंस्टेंटेनियस होगा तो पहले इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालोगे बटा रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गई, ये दो फॉर्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको आइडेंटिफाई करना बता दिया है। अगर इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लिखा होगा, इन टाइम इंटरवल लिखा होगा मतलब T1 से लेकर T2 होगा, मतलब 0 से लेकर 4 सेकंड्स, अगर ऐसा आपको देखने को मिलेगा तो आपको क्लिक होना चाहिए कि एवरेज के बारे में पूछा हुआ है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे बोल दिया एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस में यूज करना पड़ेगा। ठीक है सर, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है एवरेज चार्ज, दैट इज फ्लो। एवरेज चार्ज जो कि वहां पे फ्लो होता है उस रीजन में, अगर करंट है तो चार्ज भी फ्लो होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिलेशन आता है, जो चार्ज जो फ्लो होता है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। तो द चार्ज चेंज इन चार्ज इज टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू delta phi by r, it does not depend on time, delta phi by r where phi is the magnetic flux, तो change in magnetic flux बटा r आपके पास आ जाता है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट आपकी बात हो जाएगी कि जो है ये जो आपके पास होता है, जो चार्ज एक फ्लो कर दिया है इस पर्टिकुलर इन टाइम में, तो वो आपके पास टाइम पे ही डिपेंड नहीं करता। जो चार्ज एक रीजन में फ्लो कर रहा है वो आपका टाइम पे ही डिपेंड नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर, समझ में आ गई बात। ओके, दूसरी बात, नेगेटिव साइन जो है वो इसकी डायरेक्शन के बारे में बताता है। ये जो मैंने नेगेटिव साइंस लिखे हुए हैं वो डायरेक्शन बताता है कि डायरेक्शन ऑफ द करंट की डायरेक्शन क्या होगी या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। तो उसका मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है, नेगेटिव साइन का डायरेक्शन से लेना देना है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ तो होगा, जो अपन लेंस लॉ में देखेंगे। ठीक है सर, ओके। तो ये बातें समझ में आ गई। फैराडेज लॉ के बारे में अपन ने अच्छे से सब कुछ देखा कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, कि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EMF induced, तो E is equals to minus d phi by dt। तो दो केसेस अपन ने यहाँ पे देख लिया, एवरेज के बारे में देख लिया, फिर इंस्टेंटेनियस के बारे में देख लिया। उसके बाद अपन ने चार्ज फ्लो भी देख लिया, डेल्टा
चार्ज इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय आर, अपन ने देख लिया कि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो नेगेटिव साइन है बस डायरेक्शन को बता रही है। डायरेक्शन को बताने के लिए अपने पास अभी कौन आए थे, दैट इज लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या होता है, इसकी एक स्टेटमेंट होती है जो आपको सवाल सीधा पूछ सकता है कि स्टेटमेंट क्या है लेंस लॉ की। तो इंड्यूस्ड करंट फ्लोस इन सच डायरेक्शन बाय व्हिच इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहां पे लिखी हुई है। सर आपने कहा था कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो ऑपोज करेगा जिससे वो पैदा लिया। पैदा लिया का मतलब क्या होता है, इट विल ऑपोज द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। सिंपल लैंग्वेज में जिससे वो बना है, जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है, उसे ही वो, जिससे वो बना है उसे ही वो ऑपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब सर वो तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण बना था, तो वो उसे ऑपोज करने के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसलिए आप यहां पे फिर से पढ़ सकते हो, इंड्यूस्ड करंट फ्लोस इन सच डायरेक्शन, ऐसी दिशा में वो फ्लो करेगा दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। वो उसे ऑपोज करेगा जिससे वो बना हुआ है। बना हुआ है सर, बना किससे हुआ है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण ही इंड्यूस करंट आता है। तो इंड्यूस करंट की ऐसी डायरेक्शन होगी जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को ऑपोज करे। यस सर, ठीक है। तो ये देखो एस स्टार पॉइंट अपन यहां पे समझ लेते हैं। यहां से आपके सवाल जो है या फिर आपको जो थियोरी का कॉन्सेप्ट है वो आपको एस स्टार से अच्छे से समझ आएगा। ये क्या है, करंट आया चेंज इन फ्लक्स के कारण, मतलब वो क्या बोल रहा है, करंट किसके वजह से आया, सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ, इसके वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ होगा और इसके वजह से वो कंडक्टिंग कॉइल है तो करंट भी आया होगा। यस, तो वो क्या बोल रहा है, चेंज इन फ्लक्स के कारण ही तो करंट आया। मैंने कहा बट जो करंट होगा वो फ्लक्स के चेंज को ऑपोज करेगा। तो करंट क्या करेगा, करंट की इस डायरेक्शन में वो अलाइन कर लेगा खुद को कि वो चेंज इन फ्लक्स को ऑपोज करेगा। वो चेंज इन फ्लक्स को ऑपोज करेगा, मतलब अगर चेंज इन फ्लक्स मतलब फ्लक्स अगर किसी रीजन में बढ़ रहा है, किसी रीजन में अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। तो उसका डायरेक्शन, करंट का ऐसा डायरेक्शन होगा कि जिससे वो फ्लक्स को कम कर सके। ठीक है, ओके सर। यहां पे देख लेते हैं सर, लेंस लॉ जो आपके पास होता है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां से सीधा सवाल पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि लेंस लॉ जो आपके पास होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के वजह से ही आता है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं फ्लो करता, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो जाता, तो वो एक तरफ ही खिंचा चला जाता और वो कंटिन्यूअसली चलता रहता, मतलब वो आगे ही बढ़ता रहता, उसकी एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इसलिए ये लेंस लॉ आपके पास क्या है, लेंस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यूज वगैरह में कि ये जो आपके पास होता है लेंस लॉ वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके सर। अभी फील कर लेते हैं चीजों को। फील कैसे करेंगे, इफ फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो करंट विल फ्लो इन सच डायरेक्शन दैट इट विल डिक्रीज द फ्लक्स। मतलब उन्होंने क्या देखा कि फ्लक्स अगर एक रीजन का बढ़ रहा है तो फ्लक्स क्या, ये करंट किस डायरेक्शन में होगा, दैट इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। मतलब ऐसे तुम समझ सकते हो कि जो कॉइल है उसे चेंज इन फ्लक्स पसंद नहीं है, कॉइल को चेंज इन फ्लक्स पसंद नहीं है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो फ्लक्स को कम करेगा, अगर फ्लक्स कम हो रहा है तो वो फ्लक्स को बढ़ाएगा। यस सर। तो यहां पे देखो, अगर मैंने यहां पे क्या लिखा, अगर आपका फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट विल बी इन सच डायरेक्शन दैट इट विल डिक्रीज द फ्लक्स। अगर मैं फ्लक्स को घटा रहा हूं तो करंट विल बी फ्लो इन सच डायरेक्शन दैट इट विल इंक्रीज द फ्लक्स। मतलब अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा, अगर फ्लक्स घट रहा है तो वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ओके सर। अगर यहां पे दे देता हूं मैं आपको एक लूप है और वो उसका एरिया और थीटा तो फिक्स्ड है, एरिया और थीटा तो फिक्स्ड होगा जब तक उन्होंने कुछ बोला नहीं है। तो एरिया और थीटा तो फ्लक्स सेम ही होगा क्योंकि वो एग्जैक्टली अलाइन है, एरिया तो उसके पास श्रिंक वगैरह नहीं हो सकता, तो एरिया और थीटा उसका कांस्टेंट यहां पे माना हुआ है। तो यहां पे सवाल है जिससे अपन और ज्यादा अच्छे से सवाल को समझेंगे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। राइट, यस सर। तो अगर मैं बोलता हूं कि फ्लक्स जो आपका बी जो आपके पास है, बी अगर आपका क्रॉस में इंक्रीज हो रहा है, बी अगर क्रॉस में इंक्रीज हो रहा है, जिन्होंने लेक्चर देखे हुए हैं मैग्नेटिज्म का, तो क्रॉस में अगर बी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सर, बी अगर क्रॉस में इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा।
लेकिन बी की डायरेक्शन कैसी है, क्रॉस में है, तो करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा, सर क्रॉस में बढ़ रहा है, मतलब करंट को अपोज करना पड़ेगा, मतलब अपने को ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लानी पड़ेगी जो इसे अपोज करे। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी सर, बी आपके पास डॉट में आनी चाहिए। सबको समझ में आई ये मैंने कैसे किया, सर आपका बी जो है वो क्रॉस में बढ़ रहा था, तो मुझे उसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि लेंस लॉ कहता है, लेंस लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क्रॉस में आपका बढ़ रहा है, तो इंड्यूस किसमें होगा, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी कुछ होगी जो बी को डॉट में कन्वर्ट कर ले और एक दूसरे को वो अपोज करके अपोज कर दे। ठीक है सर, तो बी आपका डॉट में आ गया, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी बी जो है वो आपका डॉट में हो, बी जो आपके पास डॉट में हो, तो करंट कैसा फ्लो करना चाहिए, बी डॉट में मतलब आपकी तरफ है, मतलब करंट ऐसा फ्लो करना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, करंट आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके सर, दूसरा सवाल यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करो, ऐसे ही सिंपल एनालॉजी पे बनाया हुआ सवाल है, लेकिन आपके बस कंसेप्ट्स क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। यस सर, अगर सर यहाँ पे लिखा हुआ है बी जो है वो डॉट में था और डॉट में घट रहा है, अगर सर ये घट रहा है तो उससे तो चेंज पसंद नहीं है, तो वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। सर ये तो घट रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ पे भी डॉट में भी इंड्यूस्ड होगा। यस सर, यहाँ पे भी डॉट में इंड्यूस्ड होगा, तो यहाँ पे भी बी जो है वो डॉट में ही इंड्यूस्ड होगा, तो डॉट में सर करंट विल फ्लो इन द लूप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। यस, जिन्होंने लेक्चर देखा है वो रिलेट कर पाएंगे, सर आपने बताया हुआ था कि अगर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड होगी तो करंट आपका क्लॉकवाइज होता है, अगर डॉट में मैग्नेटिक फील्ड होती है तो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके सर, ओके, तो यहां पे देख लो, इफ बी आपका क्रॉस में कम हो रहा है, सर बी अगर आपका क्रॉस में कम हो रहा है, तो क्रॉस में कम हो रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर मुझे चेंज पसंद नहीं है, चेंज अगर मुझे पसंद नहीं है तो मुझे क्रॉस में कुछ तो लाना पड़ेगा, तो मेरी बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सर बी आपकी क्रॉस में कर दो ताकि वो चेंज ना हो सके, मतलब करंट आपका किस डायरेक्शन में होगा, सर करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यस, करंट मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। चौथा सवाल अटेम्प्ट करने की कोशिश करो खुद से एक बार, अगर आपको ये तीन सवाल समझ में आता है तो चौथा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। क्या सर अगर डॉट में बढ़ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सर डॉट में वो बढ़ रहा था तो मुझे कुछ करके उसे कम करना पड़ेगा, तो डॉट में अगर बढ़ रहा है तो मैं क्रॉस में इंड्यूस करवाऊंगा ताकि वो कैंसिल आउट हो सके। यस, तो अगर मैंने क्रॉस में इंड्यूस करवा दिया, अगर मैंने क्रॉस में इंड्यूस करवा दिया तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। यस सर, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो क्या आपको सवाल ये समझ में आया, अच्छा सवाल है। एरिया और थीटा के बारे में उसने कुछ नहीं दिया हुआ है तो वो अपन कांस्टेंट मान के चलेंगे। जो पूरा फ्लक्स जो चेंज होगा वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण चेंज होगा, इसलिए पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट आएगा और अपन करंट की डायरेक्शन यहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग द लेंस लॉ। ठीक है, तो ऐसे आपको छोटे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। ओके सर, दूसरी बात की अगर मैं बात करूंगा, ले लेते हैं दूसरा पेन, अभी सवाल तो सॉल्व कर लिया। यू कैन ऑल्सो सॉल्व बाय मेकिंग अ बार मैग्नेट, जो मैं आगे वाले सवालों में बताऊंगा कि बार मैग्नेट आप कैसे बना सकते हो। मतलब अगर आपका करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आप उसे एक साउथ पोल की तरह मान सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कॉइल जो होता है, कॉइल जो एक होता है करंट कैरिंग कॉइल, वो मैग्नेटिक मोमेंट उसका होता है तो इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। तो मैंने आपको, अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस डायरेक्शन में तो थंब जहां पे पॉइंट करता है वहां पे नॉर्थ पोल होता है और पीछे वाले साइड पे साउथ पोल होता है। क्या बच्चे रिकॉल कर पा रहे हैं यहाँ पे? यस सर, जिन्होंने भी 2 लेक्चर्स देखे हुए हैं उन्हें ये बातें बहुत इजी लग रहे होंगे। ओके सर, यहाँ पे क्या है कि साउथ पोल को तुम क्या मान सकते हो सर, साउथ, अगर करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज अगर आपका करंट घूम रहा है तो हम उसे साउथ पोल मान सकते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपका करंट घूम रहा है तो हम उसे नॉर्थ पोल मान सकते हैं। यहाँ पे ही मैंने लिखा हुआ है कि नॉर्थ पोल तुम मान सकते हो। यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो नॉर्थ पोल मान सकते हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो साउथ पोल तुम उसे मान सकते हो। यस सर, देख लो ये वाली चीजें अच्छे से। यहाँ पे अपन एक इंपॉर्टेंट चंक कवर कर दिया है जहां से आपके छोटे सवाल बन सकते हैं, दैट इज लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है? द इंड्यूस्ड करंट विल बी इन सच डायरेक्शन दैट इट विल अपोज द कॉस्ट
which produces it। मतलब एक अगर रीजन में फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा कि जिस डायरेक्शन में मैं फ्लक्स को कम कर सकूं। अगर फ्लक्स कम हो रहा होगा तो करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा जिससे वो पता कर सके कि मुझे फ्लक्स को बढ़ाना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में बढ़ रही होगी तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? सर मुझे बी जो है वो डॉट में लाना पड़ेगा, मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। अगर आपकी डॉट में जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर बढ़ रही होगी तो करंट को तो इंड्यूस किस डायरेक्शन में होगा? क्रॉस में होगा, ताकि करंट उसे उस डायरेक्शन में बहे जिससे वो अपोज हो सके। इसलिए अपना करंट कौन सी डायरेक्शन में बहेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगा। ओके सर, यस। तो साउथ पोल को अपन क्या कह सकते हैं? साउथ पोल को अपन अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो साउथ पोल अपन बोल सकते हैं। नॉर्थ पोल अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो अपन उसे नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला पेज देख लो एक बार। ओके, यस सर, विजिबल है। ठीक है, ये आपका बस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है जहां पे अपन सवाल सॉल्व करेंगे ये वाला। ठीक है, ठीक है। यहां पे अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो मैंने यहां पे आंसर्स यहां पे लिख दिए हुए कि करंट ये इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ताकि आप इजीली इसका गो थ्रू कर पाए कि आंसर्स आपके मैच हो रहे हैं क्या। पॉज करके आप इस सवाल को अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट ही बस चेक होने वाला है। ठीक है, देता हूं मैं इसका सॉल्यूशन। सर यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो है, तो यहाँ पे फ्लक्स ही वैसे आपके पास जीरो आ रहा है, तो फ्लक्स आपका जीरो है, फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं होगा, तो करंट भी यहाँ पे जीरो होगा। यस सर, करंट यहाँ पे जीरो होगा। ओके, दूसरे यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूं वैसे वैसे क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, या इस सिनेरियो को अगर तुम देखोगे तो बी जो है वो क्रॉस में बढ़ रहा है। ठीक है, बी अगर क्रॉस में बढ़ रहा है तो आपको उसे कम करना पड़ेगा, तो बी आपको किस डायरेक्शन में लाना पड़ेगा? सर डॉट में लाना पड़ेगा। डॉट में लाने के लिए करंट आपका कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। बिल्कुल सही दे रखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके सर, ये अंदर वाली अगर अपन ने बात कर ली तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, ऐसे ही बस वो जा रहा है, थीटा वगैरह भी इसका कांस्टेंट है, तो ऐसे ही अगर वो जा रहा है तो यहाँ पे आई कितना होगा? सर जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स जीरो होगी क्या? नहीं सर, यहाँ पे फ्लक्स होगी, लेकिन यहाँ का जो फ्लक्स होगा, यहाँ का जो आपका फ्लक्स जो होगा वो आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा। अगर कांस्टेंट आपका फ्लक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा तो d∅dt विल बी जीरो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ही नहीं हुई, तो करंट कैसे यहाँ पे फ्लो करेगा? ओके सर जी, समझ में आ गई बात। दूसरा अपन यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं बाहर लेके जा रहा हूं तो बी मेरा क्या हो रहा है? सर बी आपका जो क्रॉस में है वो घट रहा है, बी जो आपके पास है क्रॉस में जो है वो घट रहा है, तो मुझे जो चेंज पसंद नहीं है, मैं क्या करने की कोशिश करूंगा? बी को क्रॉस में बढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो मैं करंट को कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस करवाऊंगा? सर मैं करंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करवाऊंगा, ताकि जो है ये कम ना हो पाए। तो करंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो ये भी आंसर बिल्कुल सही दे रखा हुआ है। यस, दूसरी अपन यहाँ पे बात करते हैं नीचे वाला। अगर आपका ये लूप है, इस लूप को समझना मैंने कैसे घुमाया हुआ है। ये अगर आपके पास प्लेन है तो उसी प्लेन में मैं ऐसे घुमा रहा हूं, उसी प्लेन में मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा? उसी प्लेन में मैं ऐसे घुमा रहा हूं, तो यहाँ पे फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर फ्लक्स आपका कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है तो करंट आपके पास जीरो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आंसर सही दे रखा हुआ है, करंट आपका जीरो होगा। उसके बाद ये वाला डायग्राम समझना, यहाँ पे मैं ऐसे घुमा रहा हूं, मतलब मेरी जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है। मेरी जो एक्सिस क्या होगी? यहाँ पे परपेंडिकुलरली मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, हाथ को देखो मेरे, मैं ऐसे परपेंडिकुलरली घुमा रहा हूँ, तो ऐसे पूरा था, तभी आपके ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रहे थे इससे। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो सर आपकी जीरो फील्ड लाइंस यहाँ से पास करेंगे। मतलब आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे पहले आपके क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा थी, जैसे ही मैंने टर्न किया तो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड कम हुई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बी क्रॉस में आपका बस कम हो रहा है, तो कम मुझे नहीं होने देने का है, इसलिए मैं करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस करवाऊंगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस करवाऊंगा। ठीक है, तो ये भी सही यहाँ पे दिया हुआ है। तो सिंपली अपन ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन यहाँ पे कर लिया, जो मैंने पीछे लिखा हुआ है उसी से ही आपका ये एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गई बात? ओके सर, उसके बाद और थोड़े सवाल अपन देख लेते हैं जो पूछे जा सकते हैं। पहला अपन यहाँ पे सवाल करेंगे, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन द बार मैग्नेट अप्रोचेस टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे क्या होता है? अगर ये अप्रोच कर रहा है
ये इन टाइप के सवालों को बताता हूं। अगर ये अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सर फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी, यहाँ पे फील्ड लाइंस इंक्रीज होने की कोशिश करेगी, तो इसे तो पसंद नहीं है फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब फ्लक्स इसका चेंज हो रहा है, इसे पसंद नहीं है, तो ये इसे रिपेल करवाने की कोशिश करेगा, ये इसे रिपेल करने की कोशिश करेगा कि वहां पे निकल जा, वहां पे निकल जा। तो यहाँ पे ये आपके पास सोलेनॉइड की तरह आप इसे ट्रीट कर सकते हो। तो इसकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सर मुझे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए और यहाँ पे साउथ पोल बनना चाहिए। सर ये आपको कैसे पता चला? ये मेरे पास आ रहा है, ये नॉर्थ साउथ मेरे पास आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फील्ड लाइंस यहाँ पे चेंज होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बढ़ेगा, तो ये आता रहेगा, तो ज्यादा फ्लक्स यहाँ पे बढ़ेगा, तो ये क्या करना चाहेगा, इसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा, जिससे ये रिपेल कर दे, जिससे इसे रिपेल कर दे। ठीक है सर, ओके। तो यहाँ पे मुझे एक समझ में आता है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, यहाँ पे साउथ पोल बनना चाहिए, ताकि ये रिपेल हो सके। यस सर, ताकि ये रिपेल हो सके, यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, यहाँ पे साउथ पोल बनना चाहिए। तो वो कैसे बनेगा? मैंने सिंपल सा जो बताया हुआ था कि राइट हैंड थंब रूल यूज करो और थंब की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल आता है। ठीक है, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन के लिए ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, मतलब करंट जो आपके पास होगा वो आपका आना चाहिए यहां से नीचे से, हाँ ऐसा आपका करंट आना चाहिए, यहां से गया, यहां से इसमें आया, यहां से फिर नीचे आया, यहां से 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 नीचे आया, फिर यहाँ पे गया, मतलब आपकी करंट की डायरेक्शन ये वाली हो गई, तो नॉर्थ पोल आपका यहाँ पे बना, तो ये रिपेल कर पाएंगे। तो करंट की डायरेक्शन उन्होंने पूछी हुई है, किस डायरेक्शन में करंट आएगा, तो आपका यहां से ये करंट पूरा कंप्लीट करके ऐसा कुछ आपका करंट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बता सकते हो कि करंट की डायरेक्शन आपकी ऐसे आप मार्क कर सकते हो, इस डायरेक्शन में आपका करंट आ जाएगा। ठीक है, आई विल प्रोड्यूस इन दिस डायरेक्शन। क्यों सर यहाँ पे हुआ? क्योंकि मैं सोलेनॉइड को बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, जैसे अपन ने पढ़ा है सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह होता है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न सेम होता है। तो मैंने आपको बताया था करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, तो जो थंब पॉइंट करेगा वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, और मुझे यहाँ पे नॉर्थ पोल ही चाहिए था, इसके वजह से ये रिपेल हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अगर ये दूर जाता तो क्या होता? अगर ये दूर जाता तो इसके फील्ड लाइन चेंज होते, फील्ड लाइन चेंज होते, तो उसे चेंज पसंद नहीं है, तो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि कम मत हो जाओ, फील्ड लाइंस अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे उल्टी आ जाएगी। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है, अगर वो दूर जा रहा है, अगर वो दूर जा रहा है तो वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि पास आओ, दूर मत जाओ। अगर वो पास आने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे रिपेल करने की कोशिश करेगा कि बहुत पास आ गए, बहुत चेंज हो गया यहाँ पे, तो रिपेल करने की कोशिश करेगा और दूर भगाने की कोशिश करेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? बस आपको करंट की डायरेक्शन यहाँ पे से प्लॉट करनी थी। यस, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में आपका डिफ्लेक्शन भी आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर में करंट की वजह से डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, ओके सर। दूसरा सवाल यहाँ पे देख लेते हैं, पहला सवाल आपने कर लिया है, दूसरा सवाल यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो आपके पास बी कॉइल है ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है सर, पहले आप ऐसे कर लो, इसकी करंट की डायरेक्शन ये है, तो ऐसे अपन ने राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो ये मैं नॉर्थ पोल मान सकता हूं, इसे मैं साउथ पोल मान सकता हूं। यस, समझ में आ गया? थंब की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल रहेगा और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं साउथ पोल दिखा रहा हूं। यस सर, अगर मैं देखता हूं कि ये सर आपका यहाँ पे जा रहा है, मतलब आपका साउथ पोल जो है वो दूर जा रहा है, तो दूर जाने की कोशिश करेगा, तो ये कहेगा दूर दूर मत जाओ, अभी मुझे अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये फील्ड लाइंस इसमें कम हो रहा है, तो जब ये दूर जाने की कोशिश करेगा तभी ये इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे वैसी पोलैरिटी ये सेट करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल आ सके और यहाँ पे साउथ पोल आ सके, यहाँ पे नॉर्थ पोल आ सके और यहाँ पे साउथ पोल आ सके। यस, तो अट्रैक्ट करने के लिए करंट आपने पढ़ा हुआ कि अट्रैक्ट करने के लिए जो आपके दो वायर्स कभी अट्रैक्ट करते हैं जब भी उन्हें उनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने नॉर्थ बना लिया ताकि वो इसे अट्रैक्ट कर पाए, तो ऐसा आपका करंट बन जाएगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन होगी करंट की, इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा, राइट इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे समरी क्या है कि जब भी अपन मैग्नेट के साथ खेलते हैं, कॉइल के साथ खेलते हैं, तो जब भी वो दूर जाने की कोशिश करता है तो इस कॉइल में कैसी पोलैरिटी बनने की कोशिश करेगी, नॉर्थ साउथ ऐसे बनेगा कि जो इसे अट्रैक्ट कर ले। अगर वो पास आने की कोशिश कर रहा है तो ऐसी पोलैरिटी सेट होगी जिसकी वजह से वो रिपेल करने की कोशिश करे। ओके सर, बात समझ में आ गई? बी वाला सवाल भी अपना यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है सर,
यहाँ पे मैंने एक अलग सवाल दिया हुआ है जिससे आपका कंसेप्ट यहाँ पे चेक हो सके। यस सर, यहाँ पे क्या है सर, ये एक लाइन है, तो लाइन में मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी सर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सिंपल राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पे अंदर होगी। तो यहाँ पे क्रॉस में आपकी क्या हो रही है सर, यहाँ पे करंट कम हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अगर आपका आई कम हो रहा है तो आपका बी भी कम होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस में आपकी बी की वैल्यू कम हो रही है, क्रॉस में आपकी बी की वैल्यू कम हो रही है, तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी सर, क्रॉस में ये कम हो रहा है, मतलब ये खुद वैसे इंड्यूस होगा कि वो क्रॉस में ही आ सके, वो खुद क्रॉस में ही आ सके, इसलिए करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। करंट की यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो इस आंसर इसका क्या जाएगा, करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो कैसे भी सवाल है, क्या वही आपके कंसेप्ट लग रहा है कि कैसे आपको चेंज देखने को मिल रहा है, और वो चेंज करंट उस डायरेक्शन में आएगा जिसको वो चेंज को अपोज कर सके। मतलब सिंपल आप ये बात लिख सकते हो कॉपी में कि जो मतलब जो कॉइल होता है या फिर कोई भी चीज होती है उसे चेंज पसंद नहीं होता, अगर वो बढ़ेगा तो उसे कम करने की कोशिश करेगा, अगर कुछ चीज कम होगी तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन अपन ने यहाँ पे कवर कर लिए है, दैट इज 3 सवाल। ठीक है, ओके सर, ओके सर। 5वें पेज पे चलते हैं। 5वें पेज पे क्या लिखा हुआ है, मैंने जानबूझकर ये पेज लाया हुआ है क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में इसके बारे में चीजें यहाँ पे दी हुई है, तो बच्चे क्या पहले एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, फिर वो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, इसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैं कैसे पढ़ाता हूं कि पहले मैंने बेसिक तुम्हें पढ़ा दिया, उसके बाद इसके मैं खुद ही तुम्हें फाइंड करवाने की कोशिश करूंगा। यस, अभी तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये जो नॉर्थ पोल है सर इस तरफ आ रहा है, नॉर्थ पोल इस तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे रिपेल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मेरा नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ पे मेरा साउथ बन जाएगा, ऐसे ही बनना चाहिए। यस सर, अगर मैं करंट देखता हूं तो मेरा करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर, जिस तरफ थंब होगा उस तरफ नॉर्थ आना चाहिए, तो मेरी करंट की कुछ डायरेक्शन ऐसी आनी चाहिए। वैसी ही उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है यार, वैसी ही उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है, वैसी ही उन्होंने डायरेक्शन दी हुई है। यहां से करंट क्या हो गया, यहां से करंट आया, ये पीछे से जाके, उनका कॉइल कैसा है भाई, ऐसा है, उनका कॉइल देखो पीछे से जा रहा है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी कुछ होगी। यस सर, करंट की डायरेक्शन ऐसी कुछ होगी, समझ में आ गई बात, करंट की डायरेक्शन ऐसी कुछ होगी, मतलब करंट आपका नीचे से यहां पे फ्लो करेगा। करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर में क्या आया, डिफ्लेक्शन आया, करंट की वजह से क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। यस, तो आपको डायरेक्शन समझ में आई। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपके पास एनसीईआरटी खुली हुई है तो ये लूप नीचे से गया हुआ है, इसलिए पहले करंट ऐसे नीचे से ऐसी आती हुई ऐसे आपको नजर आएगी, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी कुछ होगी जो अपन ने पहले डिकोड कर लिया था। ऐसा ही सिमिलर सा सवाल आपको करवाया हुआ है क्या, कमेंट में सर लिख दीजिए कि जो एनसीईआरटी है वो भी अपन डिकोड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये अपन ने डिफ्लेक्शन समझ ली, यस सर डिफ्लेक्शन समझ ली। उसके आगे यहाँ पे अगर तुम बात करते हो तो सर यहाँ पे कॉइल है, एक दूसरी कॉइल है और ये भी कॉइल है, तो यहाँ पे समझो इस डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये दिया हुआ, इसका करंट की डायरेक्शन दी होगी, मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं सर, इसमें करंट जो है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, फिर ऐसे ऐसे जा रहा है, मतलब यहां से ऐसे अंदर जा रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन कुछ ये होगी, ऐसी कुछ ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन दी हुई है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो सर कॉइल में मैं नॉर्थ पोल साउथ पोल कह सकता हूं सिंपली। यस सर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉइल में ऐसे करो, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ पोल, यहाँ पे आ जाएगा साउथ पोल। ठीक है, डायग्राम आई होप आपको विजिबल है, ये वाला थोड़ा वाइड पेज है इसलिए। ठीक है, हाँ तो अच्छा क्लियरली विजिबल है, बस एरोस एक बार अच्छे से देख लो। ओके सर, एरोस हम देख लेंगे। यहाँ पे आपका इस तरफ है तो नॉर्थ पोल ऐसे बनेगा, तो नॉर्थ पोल उसकी तरफ आ रहा है, यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल उसकी तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, नॉर्थ पोल आ रहा है तो ये रिपेल करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे नॉर्थ बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे साउथ बनाने की कोशिश करेगा, तो इसके कौन से डायरेक्शन में आना चाहिए सर, इसके सर ऐसे डायरेक्शन में आना चाहिए, तो यहां से नीचे से गया और उसके ऐसे आ रहा है, मतलब ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, खुद भी आप इसे सवालों को ट्राई कर सकते हो, सेम ही कॉन्सेप्ट पे है। 2 कॉइल के प्रॉब्लम्स करो या फिर एक कॉइल एक मैग्नेट की प्रॉब्लम्स करो, सिंपल सी आपको ये बात याद रखनी है, कॉइल को आप मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया राइट हैंड थंब रूल से, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन में नॉर्थ होगा और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में साउथ होगा। फिर वो क्या होगा, अगर वो पास आ रहा है तो रिपेल करने की कोशिश करेगा, अगर दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सिंपल सा फंडा है, बस उसने उन्होंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली दिया हुआ है। ठीक है, तो करंट में आपका क्या होगा सर, करंट में आपकी डिफ्लेक्शन कुछ होगी,
करंट में आपकी कुछ ऐसी डिफ्लेक्शन होगी, इस बार ऐसे गया, करंट में आपकी ऐसी डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। ओके सर, करंट में ऐसी डिफ्लेक्शन देखने को मिली, तो यहाँ पे भी आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिली। हाँ सर, यहाँ पे भी हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिली। डिफ्लेक्शन क्यों देखने को मिली? क्योंकि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? एक करंट देखने को मिलेगा। करंट के कारण ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है। ओके सर, यस, बात समझ में आ गई? यस सर। अभी तीसरा डायग्राम देख लो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर थर्ड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देख लो, अपन यहाँ पे खुद का अजम्पशन यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। इसका अपन सवाल की तरह से ट्रीट करता हूं मैं। अगर मैंने की को जस्ट क्लोज कर दिया, अगर की को जस्ट मैंने क्लोज कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक बार समझने की कोशिश करो। सर अगर आपने की को जस्ट क्लोज कर दिया तो इस कॉइल में करंट आ जाएगा। इस कॉइल के करंट के अचानक आने के कारण यहाँ पे फील्ड लाइंस बढ़ेंगे। यहाँ पे अचानक फील्ड लाइंस बढ़ने के कारण इसकी डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिससे ये फील्ड लाइंस को कम कर सके, मतलब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए। ओके सर, अगर मैं क्लोज करवाता हूं तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसी ऐसी ऐसी, और ये ऐसा ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, करंट की ऐसी डायरेक्शन होगी। करंट की मैंने आपको डायरेक्शन माना दी, ऐसी आ जाएगी। सर इसमें डायरेक्शन ऐसी आ जाएगी, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल इंस्टेंटेनियसली बन जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल इंस्टेंटेनियसली बन जाएगा। तो नॉर्थ साउथ ऐसे पोल बन जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा सर, नॉर्थ साउथ आपके इंस्टेंटेनियसली बन गए, तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जानी चाहिए, मतलब ये ऑपोज करेगा, मतलब यहाँ पे नॉर्थ बनना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ बनना चाहिए और यहाँ पे साउथ बनना चाहिए। हाँ सर, नॉर्थ बनना चाहिए और यहाँ पे साउथ बनना चाहिए। तो नॉर्थ में यहाँ पे कैसे बना सकता हूँ सर? ऐसे बना सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका ऐसा कुछ करंट फ्लो करेगा, ऐसा कुछ आपके पास आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपका इंड्यूस करंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। व्हेन द की इज क्लोज्ड, डिफ्लेक्शन इज seen। when the key is closed, आपको क्या देखने को मिलेगी? डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। सर अगर मैं इस की को ओपन कर देता हूँ क्लोज से, तो आपको उल्टा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको उल्टा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? कैसा उल्टा रिजल्ट देखने को मिलेगा? हाँ सर, उल्टा रिजल्ट देखने को मिलेगा। करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। यस, इस डायरेक्शन में करंट समझ में आया? ये वो दे देंगे कि सर क्लोज किया हुआ है, दिस विल बी गिवन। ओके सर, समझ में आ गई बात? सिंपल कंसेप्ट याद रखो कि जब भी लूप हो, सोलेनॉइड हो, उसे अपन मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और फिर उसका अगर वो पास आ रहा है तो आप रिपेल करने की कोशिश करोगे, अगर वो दूर जा रहा है तो आप दूसरे में अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है सर, ओके। यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसे कवर करना इंपॉर्टेंट है कि एमसीईआरटी में एक अच्छी लाइन यहाँ पे दी हुई है जो सीधा एमसीक्यूज में उठ के आ सकती है कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव मोशन। मतलब ऐसा नहीं है कि बस मैं मैग्नेट की मोशन करवाऊंगा, मैं यहाँ पे कॉइल की भी मोशन करवा सकता हूं और वहां पे करंट देखने को मिलेगा। मतलब इट इज जस्ट द रिलेटिव मोशन। अगर मैं कॉइल की मोशन करवा दूं तो भी करंट देखने को मिलेगा, अगर मैं मैग्नेट की मोशन करवा दूं तो भी करंट देखने को मिलेगा। मतलब इट जस्ट द रिलेटिव मोशन। जितना अच्छा, जितना फास्ट रिलेटिव मोशन होगा, उतना करंट की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे अच्छी बात यहाँ पे लिख सकता हूं जो कंफ्यूज करने के लिए लोगों को दी जा सकती है कि रिलेटिव मोशन ये आप खुद भी बता सकते हो कि रिलेटिव मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो पहले आपको डाउट में होगे, फिर आपको पता चलेगा कि सर ये तो सिंपल आप हमारा कंसेप्ट है कि दैट इज जितना ज्यादा रिलेटिव मोशन होगा उतना ज्यादा आपका फ्लक्स में चेंज आ जाएगा। जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज आ गया उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसलिए डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आनी चाहिए। तो ये भी ट्विस्टेड वे में पूछ सकता है कि रिलेटिव मोशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। हाँ सर, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कुछ अच्छा सवाल मुझे देखने को मिला एनसीईआरटी में, तो मुझे लगा कि इसे डिस्कस किया जाए, जो कि एक अच्छा सवाल है और पूछे जाने के चांसेस है जब भी पेपर जरा कंसेप्चुअल आए तभी। प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द डिस्क्राइब्ड सिचुएशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे नॉर्थ पोल इस तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल आपका इस तरफ आ रहा है, यहाँ पे साउथ पोल इस तरफ आ रहा है। तो ये क्या कहेगा सर, नॉर्थ को रिपेल करूंगा, साउथ को भी रिपेल करूंगा, तो इसकी पोलैरिटी है ये आ गई। यस सर, तो नॉर्थ यहाँ पे है, साउथ यहाँ पे है। अगर तुम इस डायरेक्शन में देखते हो, तो इसके डायरेक्शन में करंट क्या हो जाएगा सर, एक कॉइल बनेगी जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल यहाँ पे होना चाहिए। सर नॉर्थ पोल करने के लिए तो ऐसे करेंगे, सब अपना हाथ ऐसे कर लो, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल, सब सर हमारा हाथ ऐसे करेंगे, तो करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, करंट की डायरेक्शन। हाँ सर,
करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी, यस मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये होगी, या फिर नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन उल्टी होगी, यस मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और वो इस कैपेसिटर की चार्जिंग में हेल्प करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आपका ए पे डिपॉजिट करेगा, पॉजिटिव चार्ज आपका ए पे डिपॉजिट करेगा और नेगेटिव चार्ज आपका बी पे होगा, क्योंकि वहां से मैं प्रोटॉन्स लेके ए पे डाल रहा हूं, क्योंकि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। या फिर उल्टा तुम समझ सकते हो, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगा सर, ए से बी की तरफ, तो ए इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ रहा है और बी इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ रहा है, तो बी विल बी द नेगेटिव पोटेंशियल एंड ए विल बी द पॉजिटिव वन। तो यहाँ पे क्या पूछी है, पोलैरिटी पूछी हुई है आपके पास, तो आप सिंपल आंसर दे दोगे यहाँ पे, सिंपल आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ए आपका पॉजिटिव हो जाएगा और बी आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सबको ये बात समझ में आई। यहाँ पे कैपेसिटर का कैसा लॉजिक वो पूछ सकते हैं, कैसा लॉजिक आपको पूछ सकते हैं, पहले आपको डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए करंट की, तो करंट की डायरेक्शन अपन ने लूप से पता कर ली कि सर यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, यहाँ पे साउथ पोल बनना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल से अपन ने वेरीफाई कर लिया, तो करंट इस डायरेक्शन में बह रहा था, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो आपकी पोलैरिटी एकदम मैच होगी। यस अगर आपको पहले एनसीईआरटी में इस सवाल में डाउट था तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। यस सर ये तो बहुत इजी कांसेप्ट था और हमें बस सिंपल लॉजिक यहाँ पे यूज करना था। ठीक है, तो अपन ने भाई बहुत सारे सवाल कर लिए हैं कि जिसकी वजह से आपका पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो सके। ओके, अच्छे तरीके से आपका यहाँ पे प्रैक्टिस हो सके, इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे सवाल कुछ लेने की कोशिश की थी। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं बेटा अगले टॉपिक की ओर, दैट इज आपके पास आता है मोशनल ईएमएफ। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिससे अपने को कवर करना होता है। ठीक है, मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है, मोशन के कारण ईएमएफ का जनरेट होना, मतलब वेलोसिटी के कारण ईएमएफ का जनरेट होना, उसे मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अगर मेरे पास दो रेल है, अपने पास सिंपल सी दो ऐसे पटरियां मैंने यहाँ पे ली है और यहाँ पे मेरा रॉड, तो रॉड वो आपका इस वेलोसिटी से चल रहा है, इस वेलोसिटी से आपका चल रहा है, तो सर इसमें कुछ एरिया इसकी चेंज होगी। यस अगर एरिया उसकी चेंज होगी तो यहाँ पे कुछ आपके पास देखने को मिलेगा। ये सर एरिया अगर इसकी बढ़ गई तो इसकी फील्ड लाइंस कम हो जाएगा, तो डॉट में फील्ड लाइंस कम हो जाएगी, तो इसका डायरेक्शन आपके पास आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वैसे भी आप कर सकते हो, फैराडेज लॉ ने भी इसे समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, डेरिवेशन जब भी अपन करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू आपको आपकी आती है, दैट इज ई इंड्यूस इज इक्वल्स टू बीएलवी। बीएलवी या फिर बीवीएल से अपन इसे याद रखते हैं। बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन, एल इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, इस रॉड की एल लेंथ होती है, तो यहाँ पे बीएलवी लिखते हैं, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड एंड वी इज द वेलोसिटी। ठीक है, वी इज द वेलोसिटी। यहाँ से आपको क्या पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में लग रहा होगा वो आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको सिंपल मैंने बताया था कि सर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, आपको क्या बताया था कि सर वेलोसिटी में हाथ रखोगे क्या, नहीं सर वेलोसिटी में नहीं हाथ रखेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे आपका क्या करोगे, सिंपल आप देखोगे सर यहाँ पे जो लेंथ है हमारी इस तरफ है, लेंथ आपके पास इस तरफ है, तो पहले आपको यहाँ पे करंट की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। यस और नो, यस सर, दैट इज बीआईएल के लिए अपने को पहले करंट की डायरेक्शन निकालनी होती है। तो करंट की डायरेक्शन कैसे निकाले, तो करंट की डायरेक्शन के लिए एक रूल होता है, दैट इज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सिंपल आपके पास होता है, थंब जो आपके पास होता है वो वेलोसिटी में बताएगा और जो आपका ये वाला इंडेक्स पोजीशन, इंडेक्स फिंगर है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। तो जो आपका ये जो आपके पास मिडिल फिंगर है वो डायरेक्शन में पॉइंट करता है करंट की। तो ये तीनों ऐसे परपेंडिकुलर होल्ड कर सकते हो और वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरफ आएगी। यस, वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ आपकी इस तरफ आ जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। करंट आपका कैसा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी बाहर की तरफ है तो ऐसे कुछ होगा और आपका ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर की तरफ, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऊपर की तरफ आपका करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो करंट की डायरेक्शन जैसे ही मुझे पता चल गई, जैसे ही सर मुझे करंट की डायरेक्शन पता चल गई, खुद भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को आप बस ऐसे याद रखो कि थंब जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना चाहिए, जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए और जो आपका ये जो है आपका जो करंट, मतलब करंट जो आएगा वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा, मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में। ठीक है सर, तो आपको ये समझ में आ रहा है, यहां से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, मतलब बी एल और वी
वो आपके क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। वो आपको इस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी पता चल रहा है, जो आपका एक कंसेप्ट होता है आगे। ठीक है सर, तो फोर्स को मैं कैसे निकालूंगा, फोर्स की डायरेक्शन को, करंट है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है ऊपर की तरफ आया, क्या करंट, यहां पे थंब रखा, यहां पे बाहर आया, नीचे की तरफ करंट आना चाहिए मेरे ख्याल से, थोड़ा अपन ने शायद से यहां पे गलत कर दिया था। करंट की डायरेक्शन एक बार चेक कर लो, नीचे आना चाहिए। और वैसे अपन फैराडेज लॉ से भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं कि करंट आपका कौन से डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। सर डॉट में कम हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है शायद से, ये इधर है, ये बी आपकी बाहर की तरफ है, ऐसा बी बाहर, और ये नीचे आपके पास करंट आना चाहिए। तो ऐसे ही आपको करंट देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ करंट आपके पास आ जाएगा। तो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स ही आपका वेरीफाई हो जाएगा। आय आपका अगर ऐसा है और ऐसा अपन ने कर लिया, तो आपका जो बी जो आपके पास होगा, मतलब जो आपका फोर्स जो आपके पास होगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो आपका ऑपोजिट टू द वेलोसिटी आपके पास आना चाहिए। अगर आप देखोगे एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कि जो आपका जो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स आना चाहिए, तो इसके वजह से करंट की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन आपके पास ये हो जाएगी। अगर मैं सिंपली देखता हूं तो करंट की डायरेक्शन कुछ ये होनी चाहिए। अगर तुम बैटरी का हायर पोटेंशियल देखते हो, बैटरी का अगर तुम हायर पोटेंशियल को अगर तुम्हें बैटरी का हायर पोटेंशियल निकालना है, तो आपको वेलोसिटी की तरफ हाथ रखना है और बी की तरफ पाम निकालना है। तो हायर पोटेंशियल विल बी ए विल बी द हायर पोटेंशियल, ए विल बी द हायर पोटेंशियल। तो अपना वेरीफाई भी हो गया है, वेरीफाई भी हो गया है कि बी आपका नेगेटिव पोटेंशियल है। तो जो करंट आता है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे आता है, करंट जो आपका आता है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे आता है। तो आपका ऐसा आपका फ्लो करेगा, ऐसा आपका करंट जो है वो आपका ऐसा फ्लो करेगा, राइट। करंट आपका कुछ ऐसा फ्लो करता हुआ नजर आएगा, करंट आपका ऐसा फ्लो करता हुआ नजर आएगा। ओके सर, समझ में आ गई बात, करंट आपका कैसा फ्लो करते हुए नजर आएगा। फिर से हायर पोटेंशियल की अपने को बात करनी है, तभी भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आपको ये बता रहा था कि करंट की डायरेक्शन आपको कैसी लगानी है। जैसे मैं यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया था, वैसे आपको नहीं करना है। वेलोसिटी की तरफ थंब, बी विल पॉइंट, मतलब इंडेक्स आपके पास पॉइंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और ये जो नीचे वाला थंब है वो आपका, मतलब नीचे वाला जो मिडिल फिंगर है वो आपका आई की डायरेक्शन बताएगा। तो यहाँ पे आपके पास इसमें आ रहा है। ठीक है, अगर आगे भी डॉट में मैग्नेटिक फील्ड आगे भी अगर आपके पास होती डॉट में मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल बढ़ रही होती एरिया की वजह से, इसलिए डॉट में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण आपका क्लॉकवाइज करंट आता। ठीक है सर, समझ में आ गई ये वाली बात। यस सर, समझ में आ गई। दूसरी अगर मैं बात करूंगा फोर्स की, तो फोर्स का अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं बी आई एल। बी आई एल के कारण आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर V बाय आर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपके पास फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स का। एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा सर, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, तो एक्सटर्नल फोर्स का भी आपका यही मैग्नीट्यूड आना चाहिए, बस उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आना चाहिए। ठीक है सर, ओके। पावर क्या होता है सर, फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो पावर का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, उसका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये वाली बात। हायर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी की तरफ हाथ रखेंगे और पाम आपका पॉइंट करना चाहिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। द थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द हायर पोटेंशियल, तो ए आपका हायर पोटेंशियल आ जाएगा और बी आपका लोअर पोटेंशियल आ जाएगा। ओके, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूंगा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से निकालोगे। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूलाज तो आपके रिलेटिव हो गए। ओके सर, ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ द रॉड, इसके इसे मोशनल ईएमएफ कहा जाता है। इससे क्या कहा जाता है, मोशनल ईएमएफ कहा जाता है। ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ द रॉड के कारण जो ईएमएफ आए उसे कहते हैं मोशनल ईएमएफ। E is equals to BLV, E is equals to BLV, सर वही फॉर्मूला है। हाँ, अगर आप रॉड को भी मोशन में लाओगे तो ईएमएफ का वही फॉर्मूला आएगा BLV। लेकिन जैसे अपन ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में देखा था, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में अपन ने यहाँ पे देखा था कि जो मैग्नेटिक जो ये तीनों होने चाहिए वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट इज BLV that must be perpendicular to the each other, all BL and V must be perpendicular to the each other, ताकि ये आपका अच्छे से हो सके। राइट है, must be perpendicular to each other। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे आपके पास S स्टार पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है
फॉर डिफरेंट शेप वायर्स, स्टार पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट शेप वायर्स के लिए। अगर आपके अलग अलग कुछ यहाँ पे शेप्स देखने को मिलेंगे तो आप एल इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। मतलब लेंथ के लिए आपको एल इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, और एल इफेक्टिव आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। एल इफेक्टिव आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, बी और वी के परपेंडिकुलर आपका एल इफेक्टिव होना चाहिए। ओके सर, तो एस स्टार क्या कहता है, अगर अलग अलग शेप्स के आपके पास वायर होंगे तो अपन एल इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एल इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। एल इफेक्टिव आपके बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, साथ ही साथ आपके वी के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ की वजह से फॉर्मूला क्या आता है, इज इक्वल्स टू बी एल वी। बी एल और वी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अलग शेप का वायर है तो एल इफेक्टिव निकालो, एल इफेक्टिव भी बी और वी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आगे ये मोशनल ईएमएफ के बारे में। दो इसके केसेस बन सकता है, सीधा ये वाला या फिर ये वाला। आपके पास फोर्स पूछ सकता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, पावर पूछ सकता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, ये आपका सिंपली पूछा जा सकता है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल 2 बार अप्लाई करके बता दिया, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके सर, अगर मैं बात करता हूं रोटेशनल ईएमएफ की कारण, तो रोटेशनल ईएमएफ मतलब रोटेशन के ऑफ द रॉड के कारण यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इसकी मैग्नीट्यूड होती है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। एल आपके पास क्या होता है, ये जो डिस्टेंस दे रखा है दैट इज ये पॉइंट्स के डिस्टेंस। अगर मुझे इसके और इसके बीच में निकालना है तो ये मेरी लेंथ एल हो जाएगी, इसके और इसके बीच के मेरे पास एल हो जाएगी। अगर आपको किसी और डिस्टेंस पे निकालना है, मतलब आपको ऐसे निकालना है x1, अगर इस पॉइंट से लेकर आपको इस पॉइंट के बीच में निकालना है, मतलब x1 और x2 के बीच में आपको अगर निकालना है, तो आप सिंपल क्या यूज कर सकते हो, हाफ बी ओमेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ऐसे आप दो किसी चीजों में भी आप बीच में आप इसकी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ये आपके पास आ जाना चाहिए, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन जाता है। अगर किसी दो पॉइंट्स जनरलाइज पॉइंट्स के बीच में आपको निकालना है तो हाफ बी ओमेगा एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर आप यहाँ पे कर सकते हो दो किसी पॉइंट के बीच में। अगर आपका ये आ जाएगा दैट इज इसके मतलब सेंटर के और इसके, तो आप क्या लिख सकते हो, एल स्क्वायर दैट इज आप क्या लिख सकते हो, एल माइनस 0 का होल स्क्वायर अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है सर, ओके। या फिर आप याद रखो ये वाला फॉर्मूला भी आप सिंपली यूज कर सकते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। दिस विल बी द मोर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। दोनों के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गई बात, ओके। तो ईएमएफ फॉर अ डिस्क अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ईएमएफ डिस्क के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। आर इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। तो इस पे छोटे मोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। ईएमएफ ऑफ द डिस्क क्या हो जाएगा, दैट इज इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। सर ये ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ के आपके पास बराबर देखने को मिलता है। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। अगर इस किसी रॉड के लिए आपको रॉड के लिए निकालना होगा तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, अगर किसी डिस्क के लिए निकालना होगा तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर आपके पास लगाना होगा। यस सर, अगर मैं आपसे पूछूंगा ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, तो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी आपका ओमेगा इस तरफ है तो वेलोसिटी आपकी इस तरफ होगी। हाँ सर, वेलोसिटी इस तरफ होगी। वेलोसिटी अगर आपकी इस डायरेक्शन में है और आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रॉस में दिया हुआ है तो V आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इस तरफ, और क्रॉस में आप यहाँ पे करोगे तो हायर पोटेंशियल की वैल्यू आपकी ये ऐसी आ जाएगी। तो ऐसी आपकी बैटरी बनेगी, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आप ऐसे बना सकते हो। ये समझ में आ गई। हायर पोटेंशियल की डायरेक्शन, ओमेगा ऐसे घूम रहा है तो वेलोसिटी इस तरफ होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। आप क्रॉस में पाम मारो और यहाँ पे आपके पास थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द हायर पोटेंशियल, तो बैटरी आपकी ऐसी बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे बात, ओके सर, बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई। यस, दोनों फॉर्मूलास अच्छे से देख लो। इज इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर रॉड के केस में, या फिर अगर आपको किसी जनरलाइज पॉइंट में निकालना है तो हाफ आप कैसे करोगे, हाफ बी ओमेगा एक्स स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपन यहाँ पे सिंपली कर लेंगे। आपका जो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट हो जाएगा इस फॉर्मूला से, इसकी जरूरत नहीं पड़ती
क्योंकि ऐसे सवाल कम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये ईएमएफ ऑफ द डिस्क के फॉर्मूलास आपको अच्छे से याद होना चाहिए। दैट इज हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर का आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, बाइसिकल प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करता हूं तो कुछ ऐसे होता है कि ये जो आपके पास एक डिस्क होता है, ये आपके पास क्या होता है, डिस्क होता है। दैट इज द बाइसिकल व्हील आपके पास डिस्क होता है, उसकी रेडियस आर होती है और नंबर ऑफ स्पोक्स वो यहाँ पे दे देते हैं। नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ पे दे देते हैं, तो नंबर ऑफ स्पोक में आप इसके और इस सर्कमफ्रेंस के अगर आप बीच में निकालते हो तो यहाँ पे कुछ बैटरी बनेगी ई, यहाँ पे भी बैटरी बनेगी ई। तो ये बैटरी तो सेम होगी क्योंकि सर रेडियस सेम है, तो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। सर सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा सेल्स का। और अगर आप याद कर पाओगे कि सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशंस में अगर n सेल्स लगे हुए हैं तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ की वैल्यू तो ई आती है। हाँ सर, ईएमएफ की वैल्यू तो ई ही आती है। तो ऑल स्पोक्स आर पैरेलल, ऑल स्पोक्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, तो ई नेट की वैल्यू ई के ही बराबर आएगी। दैट विल बी हाफ ओमेगा आर स्क्वायर। इससे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। बच्चों को क्या लगता है कि सर ईएमएफ आपकी एक स्पोक में ये आ गई तो 10 स्पोक्स हो गए तो इसके 10 टाइम्स आपके पास हो जाएगी। दैट इज अ रॉन्ग कांसेप्ट। यहाँ पे आपको क्या लगाना है कि सर सर्कमफ्रेंस और सेंटर के बीच का जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस तो सब में सेम आ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपके पास सेम है तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन अज्यूम करना, और ई आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने भी सेल्स हो दैट विल बी इक्वल टू द ई ऑफ द वन सेल, दैट विल बी हाफ ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये बाइसिकल प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। आई होप आपको ये बाइसिकल प्रॉब्लम जो है वो समझ में आए होंगे। हाँ सर, ठीक है, स्लोली से मैं बता रहा हूं क्योंकि ये कंसेप्चुअल टॉपिक होते हैं और फॉर्मूला वाइज इसके अच्छे खासे सवाल आने की चांसेस है। क्या क्या मैंने आपको बताया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के मैंने बारे में बात की, हायर पोटेंशियल का डायरेक्शन मैंने निकालना बताया, करंट का डायरेक्शन मैंने निकालना बताया, E इज इक्वल्स टू BLV होता है ये बताया, फोर्स इज इक्वल्स टू B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R बताया। उसके साथ साथ आपको ये बताया कि कितना पावर होगा, दैट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R पावर होता है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास अलग अलग शेप्स के वायर होंगे तो B इज इक्वल्स टू मतलब E इज इक्वल्स टू B L इफेक्टिव V, तीनों आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। रॉड के केस में भी तीनों आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। E L B ऑल मस्ट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मैं बात करता हूं रोटेशन की तो आपके पास रोटेशनल ईएमएफ आपके पास आता है हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर आपके पास आता है एक रॉड के लिए। अगर आपके पास जनरलाइज निकालना है तो हाफ बी ओमेगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर मैंने यहाँ पे बता दिया है। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिससे आप आगे निकल सकते हो बहुत सारे लोगों के। यस सर, नहीं तो अपन एक एक रीजन में निकाल सकते हो और फिर वहां पे अपन लूप वाला वो केवीएल केसीएल से अपन यहाँ पे केवीएल से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क में क्या हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा और वो मैंने प्रॉब्लम्स ले ली। यहाँ पे वही हायर पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया है, कीप द हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड palm इन द डायरेक्शन ऑफ द बी, then thumb will represents the direction of the higher potential। इसका हायर पोटेंशियल कैसे होगा, वेलोसिटी इस तरफ अंदर अंदर, तो ये इसका हायर पोटेंशियल होगा, ये इसका हायर पोटेंशियल होगा। इसका हायर पोटेंशियल क्या होगा सर, ए वाला इसका हायर पोटेंशियल होगा और डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी ऐसी देखने को मिलेगी। ठीक है सर, सबको ये बातें समझ में आती है? यस सर, बातें हमें ये समझ में आती है। ओके, तो ये आपका एक पार्ट कवर होता है इस चैप्टर का, दैट इज ऑल अबाउट ईएमएफ वगैरह, ये सारी बातें आपकी कवर हो जाती है। उसके बाद अपने पास एक टॉपिक आता है दैट इज इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस मतलब एक इंडक्टर, अपन इस एक चीज को कहते हैं इंडक्टर क्या होता है, एक सोलेनॉइड वगैरह को अपन यहाँ पे इंडक्टर वगैरह कह रहे होते हैं। इंडक्टेंस मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। इंडक्टेंस मतलब इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी आप इसे कह सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊंगा इन ए सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सर, सर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमें मालूम है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। एन यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ सर, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो फ्लक्स बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया से, सर फ्लक्स उसमें एक एरिया से होगी, फ्लक्स इज इक्वल्स टू BA। यस, अगर आपके एक्सिस पे लिखा हुआ है तो cos थीटा तुम नहीं ले सकते, cos 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है सर, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो फ्लक्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। तो यहाँ पे क्या है, फ्लक्स जो आपके पास है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है और उसकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए मैंने L लिखा हुआ है। L आपके पास क्या होता है, एक सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी। ये L आपके पास क्या होता है, L इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोलेनॉइड। ये किसी आई पे डिपेंड नहीं करता, ना कि ये फ्लक्स पे डिपेंड करता है। ये सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है और मीडियम पे डिपेंड करती है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री। एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है, इससे सवाल यहां से पूछा जा सकता है
कि अगर सॉफ्ट आयरन कोर में सोलेनॉइड में इंसर्ट कर दूं तो उसकी इंडक्टेंस को क्या फर्क पड़ेगा, तो इसकी इंडक्टेंस वो उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, L इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या लिखा, L इज इंडक्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड द मीडियम पे ये डिपेंड करती है जिस मीडियम में उसे रखा होगा। पर्टिकुलरली मैं इसे क्या कहता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस कहता हूं। सेल्फ क्यों, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सॉलिनॉइड के केस में आई है, एक पर्टिकुलर सॉलिनॉइड के केस में आई है, इसलिए मैं उसे सेल्फ इंडक्टेंस कहता हूं। मतलब खुद के, अगर उसका फ्लक्स चेंज हुआ तो खुद के फ्लक्स के चेंज के कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो खुद में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मामला, तो इससे अपन सेल्फ इंडक्टेंस आपको यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है सर। ओके, तो इसके कुछ यहाँ पे आप n टर्न्स के लिए भी देख सकते हो, ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर n टर्न्स है तो आपकी फ्लक्स की वैल्यू वो n टाइम्स हो जाएगी, तो n phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके पास आते हैं, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल सा होता है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यू नॉट n स्क्वायर AL आपके पास होता है। n आपके पास, मैंने जैसे आपको बताया, n स्मॉल n जो आपके पास होगा दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल N जो आपके पास होगा दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपका दूसरा, ये पहला फॉर्मूला हो जाता है दैट इज म्यू नॉट n स्क्वायर AL हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा दैट इज म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर A बटा L आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपके दो फॉर्मूला होते हैं सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। तो अगर आपसे सवाल में पूछेगा कि अगर n आपके पास कांस्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर आपने कांस्टेंट रखे हैं, तो इसके इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो इंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। व्हेन अगर आपके पास n कांस्टेंट रखा हुआ है, मतलब कैपिटल N कांस्टेंट रखा हुआ है, मतलब टोटल टर्न्स आपके कांस्टेंट रखे हुए होंगे, तो वो जो आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L आ जाएगा। इससे ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इससे बच्चे जनरली कंफ्यूज हो सकते हैं जिन्होंने अच्छे से इसे नहीं पढ़ा कि सर n स्क्वायर क्या, अगर n जो आपके पास स्मॉल n है दैट इज अगर आपकी वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट हुए तो इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहे तो इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये दो कंडीशंस आप याद रख सकते हो, सिंपल सी बात आपके पास होने वाली है। यस सर। अगर एस स्टार की मैं बात करूंगा, एस स्टार क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ इंडक्टेंस आपके पास करंट पे डिपेंड नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। यस सर। अगर मैं बोलता हूं कि करंट अगर चेंज हो गया, सर अगर सोलेनॉइड के अंदर करंट चेंज हो रहा है तो करंट चेंज होने के बाद फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि वो करंट पे डिपेंड कर रहा था। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, मतलब खुद के करंट चेंज की वजह से, जैसे मैं आपको बोल रहा था खुद के करंट चेंज के कारण खुद में ही आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ आना, इसके अपन उसे सेल्फ टर्म लिखते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू माइनस dl by dt, E is equal to minus dl by dt। ये माइनस क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है, माइनस उसकी डायरेक्शन बताता है। L is the self inductance and di by dt is the आपके पास चेंज इन करंट आपको देखने को मिलेगा, रेट ऑफ चेंज इन करंट। तो अगर L की मैं बात करूंगा तो उसकी SI यूनिट किस में होती है, हेनरी में होती है। उसकी यूनिट आपके पास किस में होती है, SI यूनिट इसकी हेनरी में देखने को मिलती है। EMF will be in such direction that it will ऑपोज द चेंज, मतलब यहाँ पे भी आपको यही देखने को मिल रहा है कि जो इंडक्टर है उसे भी चेंज पसंद नहीं है, इंडक्टर को भी चेंज पसंद नहीं है। अगर करंट बढ़ रहा होगा तो वो करंट को कम करने की कोशिश करेगा, अगर करंट घट रहा होगा तो वो करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। एस स्टार पॉइंट है, इंडक्टर को चेंज पसंद नहीं है, इंडक्टर को चेंज पसंद नहीं है। और उल्टी बात मैं कैपेसिटर के लिए कहता था कि कैपेसिटर को चेंज पसंद है लेकिन इंडक्टर को चेंज पसंद नहीं है। ओके सर, ये कैपेसिटेंस और जो कैपेसिटर होते हैं और इंडक्टर होते हैं वो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, मतलब अगर दूसरे की प्रॉपर्टी ऐसी होगी तो इसकी उल्टी इसकी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो इंडक्टर को क्या होता है, चेंज पसंद नहीं है। अगर आपका करंट बढ़ रहा होगा तो बैटरी उस डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगी जिस डायरेक्शन में वो करंट को कम करना चाहेगी, ठीक है सर। इसके कुछ आप एग्जांपल्स दे सकते हो क्या, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड भी आप लिख सकते हो। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज इक्वल्स टू हाफ Li स्क्वायर। मैग्नेटिक एनर्जी जो आपके पास स्टोर होगी इंडक्टर में वो आपके पास क्या आ जाएगी, B is equals to half Li square। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर करंट इस इतना फ्लो कर रहा है तो जो इंडक्टर होगा वो कितने मतलब जो आपका इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में आपकी मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करके रखता है, दैट इज B is equals to, सॉरी B लिख दिया यहाँ पे,
एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। एनर्जी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। दूसरे सवाल यहाँ पे देख लो, अगर आपके पास आई इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईएमएफ की सर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा ऐसा, क्योंकि सर मैं करंट को अपोज करने की कोशिश करूंगा तो मैं मेरी जो ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी ताकि वो करंट को अपोज कर सके, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, E इज इक्वल्स टू एल डी फाई डी आई बाई डी टी आप सिंपली कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन मेजरली डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि ईएमएफ जो आपके पास यहाँ पे इस केस में तो जीरो होगा, क्योंकि अगर I कांस्टेंट है तो di बाई डी टी जीरो होगा, तो ईएमएफ आपके पास इंड्यूस नहीं होगा। अगर आपके पास ये अगर ओवरऑल आप देखते हो तो E का आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो मैग्नीट्यूड उसकी क्या होती है, एल डी आई बाई डी टी होती है। यहाँ पे बस आपको डायरेक्शन असाइन करना होता है। तो इसका अच्छा सवाल पूछा जा सकता है कि इसे कैपेसिटर के साथ भी मर्ज कर दे, रेजिस्टेंस के साथ भी मर्ज कर दे, और यहाँ पे पूरा आप केवीएल से लगाने को बोल सकता है, लूप लॉ लगाने को बोल सकता है, केवीएल लगाने को बोल सकता है। तो आपको इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे उसकी करंट जो है वो इंक्रीजिंग है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो मुझे बैटरी का हायर पोटेंशियल यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ डायरेक्शन में आपका जो है वो बैटरी आपकी बनेगी। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात। सर आई कांस्टेंट है तो यहाँ पे ईएमएफ विल बी जीरो, तो बैटरी बना के भी कुछ फायदा नहीं है। ईएमएफ जीरो है तो स्टेट तार की तरह बिहेव करेगी, तार की तरह बिहेव करने लग जाएगी। ठीक है सर, पता चल गई बात। ओके सर, ठीक है, पता चल गई बात। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की आपकी बात होती है सेम एज रेजिस्टर में से कहता हूं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम रेजिस्टेंस की तरह होते हैं। L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2, और इसका L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 L2 बाय L1 प्लस L2, या फिर 1 बाय L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 वाला फार्मूला भी आप सिंपली लगा सकते हो। तो सेम एज रेजिस्टेंस दोनों की केसेस में आपके पास रेजिस्टेंस की यहाँ पे एनालॉजी फॉलो होती है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस में आपके पास इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस में इंपॉर्टेंट यही बात हो जाएगी कि ये कुछ आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल या फिर म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए बटा एल होना चाहिए। जो आपके पास इंडक्टेंस होती है वो आपकी मटेरियल पे मतलब मीडियम पे डिपेंड करती है, साथ ही साथ ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, वो करंट पे डिपेंड नहीं करती। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन सेम एज रेजिस्टर देखने को मिलेगा। अगर ईएमएफ होगी तो ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी EMF is equals to minus L di by dt आप कर सकते हो। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। उसकी डायरेक्शन मैंने बताई कि करंट अगर बढ़ रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन वैसी होगी तो वो करंट को कम करे, अगर करंट आपका घट रहा होगा तो उस डायरेक्शन में बनेगा जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन को वो बढ़ा दे। ठीक है सर, यस दैट इज इंडक्टर को चेंज पसंद नहीं है। ठीक है सर, ओके सर। दूसरा आपके पास आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब दो कॉइल पेयर के कारण आपके पास आता है। एक कॉइल के करंट एक वन कॉइल करंट का रीजन सेकेंड कॉइल में फ्लक्स इंड्यूस, मतलब एक कॉइल में करंट चेंज हुआ तो दूसरे का फ्लक्स लिंक उसके अंदर हो जाना, उसे अपन कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी। यहाँ पे लेमैन लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे तो फ्लक्स मतलब फ्लक्स ऑफ टू, फ्लक्स जो आपके पास सेकंड में है ड्यू टू वन, मतलब फ्लक्स आपके पास इंड्यूस किसमें हुए, दूसरे में, पहले की वजह से, तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू ड्यू टू वन इनटू करंट इन आई, मतलब I1 जो आपके पास है वो एक कॉइल में फ्लो कर रहा है और उसके वजह से फ्लक्स आपकी जो इंड्यूस हो रही है वो दूसरे में हो रही है। ठीक है सर, तो आपका फ्लक्स 2-1 क्या हो जाएगा, M21 I1, और फ्लक्स 1-2 क्या हो जाएगा, M12 I2। ठीक है, 1-2 और 2 यहाँ पे लास्ट का 2-1 और 1 आपके पास लास्ट का आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप सिंपली देख सकते हो कि फ्लक्स अगर आपकी 1 में इंड्यूस हुई है, फ्लक्स अगर 1 में इंड्यूस हुई है 2 के कारण, तो करंट किसमें चेंज हुआ होगा सर, करंट आपका 1 में फ्लक्स इंड्यूस हुई है तो करंट आपका 2 में चेंज हुआ होगा। यस, मतलब दूसरे के करंट के कारण इसमें फ्लक्स आ रहा है तो उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल आ रहा है आपके पास। तो यहाँ पे भी आपके पास दो फॉर्मूलाज बन जाएंगे। अगर मैं I2 का करंट चेंज करूंगा तो ईएमएफ किस में जनरेट हो जाएगी, ईएमएफ मेरे में जनरेट हो जाएगी, 1 में जनरेट हो जाएगी। अगर मैं क्या करता हूं, 2 का करंट चेंज करता हूं तो 2 का करंट चेंज करने के कारण ईएमएफ किसमें, सॉरी, अगर मैं करंट 1 का चेंज करता हूं तो किसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, 2 में इंड्यूस हो जाएगी। मतलब अगर ईएमएफ 1 में इंड्यूस हो रही है तो दूसरे करंट के कारण इंड्यूस हो रही है, अगर ईएमएफ 2 में इंड्यूस हो रही है तो पहले करंट के कारण यहाँ पे इंड्यूस हो रही है। ठीक है सर, मतलब अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है इसके
अगर मेरे अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो वो दूसरे वाले के करंट चेंज की वजह से होगी, अगर मेरे में करंट चेंज हो रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, वैसा ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ओके। तो m इज इक्वल्स टू के रूट L1 L2 अपन इसे कह सकते हैं, वेयर k इज द कपलिंग कांस्टेंट, k इज द कपलिंग कांस्टेंट या फिर कपलिंग फैक्टर। अगर आपको दोनों पेयर का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है तो आपको अंडर रूट L1 इंटू L2 करना पड़ेगा। k आपके पास क्या होता है, कपलिंग कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 1 हो सकती है या फिर 1 से कम हो सकती है। अगर दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ फ्लक्स लिंक करवा रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको क्या समझ में आया? इजी फॉर्मूला है भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस का, देखने की यहाँ पे कोशिश करो। म्यूचुअल इंडक्टेंस सिंपल ही होता है कि एक कॉइल के करंट के कारण दूसरे में अगर फ्लक्स लिंक हो जा रही है तो उसे अपन म्यूचुअल कहते हैं। म्यूचुअल आपके पास ये देखने को मिलता है। ठीक है, ओके ओके सर। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स के बारे में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी का डायग्राम कुछ यहाँ पे ये दिया होता है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था M12 और M21 आपके पास क्या होते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम से वो आपके पास बराबर होते हैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम से वो आपके पास क्या होते हैं, बराबर होते हैं। रेसिप्रोसिटी मतलब M12 जितना होगा उतना ही M21 होगा, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस एक पेयर का आपके पास सेम देखने को मिलता है। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज M12 इज इक्वल्स टू, या फिर M21 भी लिख सकते हो, म्यू नॉट N1 N2, मतलब दोनों के टोटल टर्म्स लिख लो, पाई R1 स्क्वायर। सो जो छोटा वाला होता है एरिया आपको किसकी लेनी है, स्मॉलर वाला लेना है, मतलब आपको एरिया इफेक्टिव लेनी है। दोनों के टर्म्स आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, और L आपके पास सेम होनी चाहिए फॉर बोथ, L आपके पास सेम होनी चाहिए बोथ, इसलिए अपन इसे कोएक्सियल कहते हैं। तो कैसे होगा, म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर बटा L। तो R1 आपके पास छोटा था इसलिए मैंने एरिया उसका ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, एरिया मैंने उसका लिया हुआ है, या फिर आप सिंपल यहाँ पे A1 भी लिख सकते हो, अगर आपको A1 भी आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, डेरिवेशन भी आप इसका देख के जाना। ठीक है सर, उसके बाद एनसीईआरटी में क्या पूछा हुआ है, सवाल पूछा हुआ है कि इस पेयर का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, करंट इससे अगर मैं फ्लो करवाता हूं तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख सकता हूं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट है कि R1 आपका काफी छोटा है R2 के कारण। तो अगर मैं B इधर मानूंगा तो लगभग B आपकी सेंटर पे आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत छोटा है और मुझे सेकंड वाली की एरिया लेनी है। मतलब ऐसे केसेस में जब ये एक बड़ा हो और दूसरा छोटा हो तो बड़े वाली की मैग्नेटिक फील्ड आप छोटे वाले के एरिया में इंड्यूस करवाओगे। मतलब flux of 2 due to 1 is magnetic field of 1 in the area of 2, आप ऐसे लिखोगे, जिसके वजह से आपका क्या आ जाएगा, इसका B का फॉर्मूला क्या होता है, इसका म्यू नॉट I 2R1 म्यू नॉट I by 2R1 R2 into pi R1 स्क्वायर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सी आपको यहाँ पे मैंने बात दी हुई है। ओके सर, समझ में आ गई ये वाली बात, क्या करना है अगर ऐसे केसेस आपके पास दी हुए तो छोटा और बड़ा आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। बड़ा वाला आपके पास क्या होगा सर, बड़े वाले की मैग्नेटिक फील्ड आपको छोटे वाले में लिखनी है और छोटे वाले का एरिया आपको यहाँ पे निकालना होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ गया। तो आपके पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी, I तो उसमें आता नहीं है, तो म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर बटा 2R2 स्क्वायर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। तो m आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ छोटा स्क्वायर बटा आपके पास रेडियस ऑफ बड़ा। तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, छोटे का स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आपके पास बड़ा रेडियस आपके पास आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया। क्या करना है, b जो है वो इसका यहाँ पे लिखना है, b और इसकी एरिया आपको लेनी है, तो आपके पास ये आ जाएगा। सिंपल बात है। फ्लक्स अपन ने यहाँ पे सिंपली लिख दी है, यस सर। फ्लक्स में I था तो उसमें I नहीं आएगा m में, तो अपन ने दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल दिया है। एस स्टार वाला सवाल करना चाहोगे, जल्दी से पॉज करके इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। एक सिंपल सा सवाल यहाँ पे है, ठीक है, एक सिंपल सा सवाल यहाँ पे है कि m किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है सर, यहाँ पे क्या है, b अपन इसके जो है वो अंदर लिखेंगे, तो इसकी लेंथ क्या होगी सर, इसकी लेंथ क्या होगी, इसमें अपन क्या लिखेंगे, इसकी लेंथ आपके पास आ जाएगी, स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बताया था, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, म्यू नॉट √2 into 2I by pi L, ये वाला फॉर्मूला एज इट इज स्क्वायर का मैंने यहाँ पे बताया हुआ था। तो b आपने बड़े वाले की लिखी छोटे वाले में, और इसका एरिया आपको लेना है। इसका एरिया क्या होता है, a स्क्वायर, तो ये l है और ये a स्क्वायर है, तो लेंथ क्या आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी क्या आ जाएगी, a स्क्वायर
बटा एल। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। सिंपल आपका कंसेप्ट होता है, बड़े वाले की मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास होती है वो यहाँ पे छोटे वाले पे लिखो और छोटे वाले का एरिया टेक करो तो आपका फ्लक्स आ जाएगा, और फ्लक्स में जो आई का टर्म होगा वो हटा दो और उसके वजह से आपके पास एम आ जाएगा। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 √2 I बाय पाई, इसका फॉर्मूला था इसके ऊपर सेंटर के ऊपर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आई का टर्म हटा दिया, तो एम आपकी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, ए स्क्वायर बाय एल के आपका प्रोपोर्शनल आ रहा है यहाँ पे। सिंपल सी बात हो गई। हाँ सर, ये वाली तो बात सिंपल हो गई, बस हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, या फिर बच्चे कुछ डायमेंशन से भी यहाँ पे कर सकते हैं। सर आपने यहाँ पे बताया था रेडियस छोटे का स्क्वायर बटा रेडियस बड़ा, तो आपने क्या किया होगा, एल आपने क्या लिखा होगा, एल बड़ा है तो एल आपने डिवाइड किया होगा और ए का आपने स्क्वायर किया होगा। सिंपल सी बात है। सेम आपका ऐसा सवाल आने की चांसेस है। इस पे उसने सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इस पे उसने सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वाला सवाल वो अच्छा अगर उसे पेपर बनाना होगा तो ऐसे कुछ सवाल वो डाल सकता है। कंसेप्ट वही है कि मैग्नेटिक फील्ड आप मैग्नेटिक फील्ड आप क्या करो, बड़े वाले का यहाँ पे लिखो और एरिया आप छोटे वाले की ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे बताया B1 का ले लो, B1 का इसके ऊपर ले लो और ए एरिया 2 वाले का ले लो, खत्म हो गई बात। यस सर, ये बात खत्म हो गई। तो फॉर्मूलाज यहाँ पे याद रखने होते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम आपको याद रखना होता है। दोनों वे में आप प्रूव करोगे तो आपको एरिया इफेक्टिवली लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू दोनों के टर्म्स बटा छोटा एरिया, मतलब इंटू छोटा एरिया बटा दोनों की जो लेंथ है वो आ जाएगी। तो छोटा एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई r1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बता के दिया हुआ है कि इस फॉर्मूला को आप याद कैसे कर सकते हो, n1 n2 दोनों के टर्म्स हो जाएंगे, पाई r1 स्क्वायर, एरिया स्मॉलर का हो जाएगा क्योंकि आपको एरिया इफेक्टिव यहाँ पे इफेक्टिव एरिया आपको यहाँ पे लेना होता है, और लेंथ दोनों की सेम है तो आप लेंथ दोनों की नीचे से डिवाइड कर सकते हो। डायमेंशन भी देख सकते हो, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायमेंशन है वो इंडक्टेंस की डायमेंशन से मैच करना चाहिए। ओके सर, यस, बात समझ में आ गई। यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होती है, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, वैसे एम की भी यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई। तो लास्ट टॉपिक अपना क्या कहता है, दैट इज एसी जनरेटर। तो एसी में जाने से पहले आपको पढ़ना होता है कि एसी को कैसे जनरेट किया जा सकता है। तो एसी को अपन कैसे जनरेट करते हैं, यहाँ पे आपने क्या लगा दिए, यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पे लगा दी है। ये आपके पास क्या होता है, एक लूप होता है या फिर कॉइल होता है जो रोटेट करता है, जो रोटेट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ये है इस डायरेक्शन में, तो आपके पास क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अगर मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है, इफ फ्लक्स इज गेटिंग चेंज, फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी। अगर ये ईएमएफ आ रहा है यहाँ पे और मैंने यहाँ पे करंट लगा दिया तो मुझे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ देखने को मिलेगी। क्यों सर, क्योंकि मैं इसके एंगल को चेंज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ड्यू टू चेंज इन द एंगल, मैं कर रहा हूं ड्यू टू चेंज इन द एंगल ड्यू टू रोटेशन। एसी क्यों जनरेट कर रहा हूं, मैं एंगल को चेंज कर रहा हूं रोटेशन के कारण। यस, तो E इज इक्वल टू माइनस d∅dt, जो पहले पे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, तो अपना क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस इसके टर्म्स होंगे n ba d cos थीटा, ही बस अपन बदल रहे टर्न करके। तो cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन द b एंड द एरिया वेक्टर। यहाँ पे आपके पास एरिया वेक्टर कैसे होगा, एरिया वेक्टर आपका ऐसे ऊपर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर आपका यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा। तो इनके बीच का अब तक का एंगल कितना आ रहा है सर, अब तक का एंगल इस डायग्राम में 90 डिग्री आ रहा है, वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ओमेगा टी लिख दिया, तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सर यही अपन यूज करते थे एसी में, एसी में सर अपन ये यूज करते थे E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब आपको क्या करना होगा कि ये सर हमारी साइनसोइडली वेरी कर रही है, मतलब इसका वोल्टेज क्या है, बाय डायरेक्शन है। मतलब अपन ने यहाँ पे एसी को जनरेट कर लिया है, एसी को अपन ने यहाँ पे जनरेट कर लिया है। सिंपल सी बात हो गई। हाँ सर, ये बहुत सिंपल सी बात हो गई। यस सर, तो आपकी मैक्सिमम आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, पीक वैल्यू ऑफ एसी क्या आ जाएगी, या फिर ई नॉट क्या आ जाएगा, NBA ओमेगा। नबाव आप याद रख सकते हो, NBA ओमेगा नबाव आप याद रख सकते हो, NBA ओमेगा। यहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा, सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा में आपको फ्रीक्वेंसी के साथ कंपेयर कर सकता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf आपने पढ़ा हुआ है। इसका ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड होती है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रोटेशन पर सेकंड या फिर रेवोल्यूशन पर सेकंड में दिया जाता है, या फिर हर्ट्ज में दिया जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गई ये बात। फ्रीक्वेंसी अपन इंडिया में क्या यूज कर सकते हैं सर, 50 हर्ट्ज
यूएसए में क्या यूज करते हैं सर, 60 हर्ट्ज के अराउंड अपन यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो एसी जनरेटर अपन क्या यूज कर सकते हैं, टू जनरेट एसी वोल्टेज, और एसी वोल्टेज से अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर गिरेगा, वाटर गिरने के कारण ये कॉइल आपकी रोटेट होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एसी के कारण अपन इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ये आपके पास कैसी आ गई है सर, साइनोसोडियल वेव आ गई है, क्योंकि E is equals to E naught sin omega t, मतलब ये आपके पास ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आ गई है, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल्स में आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सर ये तो पूरा आपका एसी का ही स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, मतलब जैसे ही मैं फ्लक्स को चेंज करूंगा एंगल के साथ, तो वहां पे मैं एसी जनरेटर बना रहा हूंगा उस चीज के वजह से। यस, तो ये डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे प्लेन आपको दिखाओ, प्लेन के बारे में लिखा हो सकता है, या फिर आपके पास एरिया वेक्टर के साथ लिखा होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेन ऑफ द आर्मेचर इज, मतलब ये जो कॉइल होती है, ये जो कॉइल होती है उसे अपन क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। ये जो कॉइल रोटेट कर रही है उसे अपन क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। तो ये रोटेट कर रहा होता है आर्मेचर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब प्लेन उसका क्या है, ये है प्लेन उसका क्या है, ये वाला है। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना होगा प्लेन दिया हुआ है या एरिया वेक्टर दिया हुआ है। प्लेन उसका कुछ ऐसा है तो उसका एरिया वेक्टर यहाँ पे होगा, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे साइन जीरो आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ईएमएफ कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर प्लेन आपका पैरेलल रख दिया, प्लेन आपका पैरेलल आ गया, तो यहाँ पे अपन जैसे यहाँ पे देखा था 90 डिग्री का एंगल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो साइन 90 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ सर, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। अगर 180 रोटेट कर दिया फिर से, तो फिर से जीरो हो जाएगा, क्योंकि फिर से परपेंडिकुलर हो गया। 270 रोटेट कर दिया तो एरिया वेक्टर और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो नेगेटिव आपके पास आ जाएगा, नेगेटिव आपके पास आ जाएगा, नेगेटिव आपके पास आ जाएगा। और अगर आपका फिर से 360 रोटेट कर दिया तो आपके पास जीरो आ जाएगा इन टाइम टी। ये टाइम टी को बस यहाँ पे वेरिएबल ही जोड़ा हुआ है, तो आपको देखना है प्लेन के साथ डायरेक्शन क्या हुई है। अगर प्लेन है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड तो आपके पास जीरो आ जाएगा। अगर प्लेन पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा। 270 पे मिनिमम मैक्सिमम आता है और 90 पे मैक्सिमम वैसे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो सिंपल ऑल्टरनेटिंग करंट्स की स्टार्टिंग में अपन ने जनरेट देख लिया कि एसी अपन कैसे जनरेट करते हैं, जो अपन ने आपके पैराग्राफ में निकोला टेस्ला के भी बारे में दिया हुआ है, तो आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एसी जनरेटर अपन ने देख लिया। तो यहाँ पे जहां पे आपका एसी स्टार्ट होता है वहां पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आपने अच्छे से इसे अटेम्प्ट किया होगा चैप्टर को। तो थैंक यू बेटा, और ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आगे पढ़ते रहो। आप अगर अच्छे से आप पढ़ते गए तो आप मोर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करोगे। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से रिवाइज्ड है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो कैसा लगा आप वीडियो कमेंट कर सकते हो, और मोर सच अमेजिंग लेक्चर्स के लिए आप स्टे ट्यून्ड रह सकते हो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।